सख्त ठंड पड़ रही है, कुछ कॉफी, इलाकों में बर्फबारी, सारी चीजें। इनका ये राइट है कि अपने लिए ये सतह को हमवार करें। मेरे स्कूल की कॉपीज के ऊपर कोई पेज ऐसा नहीं होता था जहाँ पे ड्राइंग नहीं होती थी। डेंगू और कोविड वायरसेस हैं, मलेरिया जो है वो पैरासाइट है। इंडियन स्पाई जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त तहवील में है, जिसका नाम है कुलभूषण यादव। ये तो जब आप पकड़ी होगी तो ये तो वैसे ही छत पे लग रही है। ये देखिए ये कॉफी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है जनाब। मैं आपके साथ सहरिश जुहेब और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। दुनिया बोल रही है कि बहुत मज़े की सर्दी आना शुरू हो गई है। बिल्कुल। और लेकिन कराची का मौसम बड़ा मुख्तलिफ है सहरिश, कि दिन भर हम गर्मी के साथ होते हैं, एसी चल रहे होते हैं और टी शर्ट्स पहने हुए हैं। जैसे ही शाम होती है, रात होती है, वो ठंड हो चादरें निकाल लेते हैं, अपनी हुडीज पहन लेते हैं, पहनी हुई है। तो ये सिर्फ कराची का खासा है कि यहाँ पर मौसम ऐसा है। अदरवाइज अगर हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज में सख्त ठंड पड़ रही है, कुछ इलाकों में बर्फबारी, सब कुछ, गाजर के हलवे, सारी चीजें। और इसी तरह से सुबह जो है वो हमारे पास यहाँ देखें गर्मा गर्म चाय के साथ चल रहे हैं, लेकिन दोपहर होती है तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक हो जाए, मिल्क शेक हो जाए, कोई मिंट मार्गरीटा हो जाए, लेकिन रात गए फौरन मौसम तब्दील हो जाता है। और इसी तब्दीली में एक सबसे अहम चीज़ है कि अपना आपने ख्याल रखना है, क्योंकि लोग बड़े बीमार हो रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में एक और बीमारी है, उसके बारे में भी हमने बिल्कुल लाजमी बात करनी है। और आज जैसे कि हमारा एक मामूल है कि हम अपने शो का आगाज़ अच्छी सी बात से करते हैं, तो एक नसीहत है जो कि आपके साथ हमने शेयर करनी है। कहते हैं कि किसी अक्लमंद ने कहा है कि जो दुख दे उसे छोड़ दो, उससे फासला कर लो। लेकिन बदला जो होता है ना, या फिर ये सोच अगर हम ये रखें कि भाई इसने मुझे तंग किया था तो लिहाजा मुझे भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मामलात अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए, और जो आपके साथ अच्छा ना करे, जब अल्लाह पे आप छोड़ देते हैं आपको ज़्यादा तसल्ली होती है। लेकिन वो दूसरा जुमला भी आपने पूरा पढ़ना था कि मगर जिसे छोड़ दो उसे दुख ना दो। इन अदर वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको दुख ना दें, आप अल्लाह पे मामला छोड़ दें, तसल्ली ज्यादा होगी। वो कहते हैं ना कि जब छोड़ दिया तो फिर उसे मुकम्मल छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ चीज़ों में जुड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाते हैं, वो आज की खबरों में भी हमारे पास हैं, क्योंकि दोबारा से इत्तेहाद भी बन रहे हैं। जिनको छोड़ा था उनके साथ वो मौसम आ गया ना कि वो इलेक्शन का मौसम जब करीब होता है तो जनाब वो चिड़ियाँ यहाँ से वहाँ, मुलाकातें, राब्ते तेज। तो अब शामिल करते हैं जनाब बड़ी खबर। इलेक्शन से कबल मियाँ साहब एक्शन में है, कानूनी और सियासी महाज पर बैक वक्त मुतहर्रिक है। MQM के बाद मौलाना से भी मुलाकात हुई, राम किया। जो JUIFA का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है वो कुछ नजर आ रहा है। नून लीग चारों सूबों में मजबूत इत्तेहादियों के साथ इंतखाबात में उतरती हमें दिखाई दे रही है। IMF डील के सम्राट या कोई और बात, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 100 इंडेक्स के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मार्केट में तेजी मईशत के लिए कितनी खुशाइंद है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक एहसानुल्लाह खान ने साबित कर दिखाया। फिलिपाइन में मुनक्किदा वर्ल्ड चैंपियन मार्शल क्यूकेशन कराटे टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। अपनी जीत फलस्तीनी भाइयों के नाम करने वाले पाकिस्तानी फाइटर आज हमारे मेहमान हैं। और शमून अब्बासी का नया शाहकार रिलीज के लिए तैयार। ढाई चाल अगले माह सिनेमा में धूम मचाने आ रही है। मारूफ अदाकार की नई फिल्म में क्या नया है, शमून अब्बासी से जानेंगे। अच्छा मुदस्सर, मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी हीरोज़ हैं वो जहाँ जहाँ मैदान में उतर रहे हैं, वहाँ की जीत अपने जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके नाम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और ये यकजहती का इजहार है उनके साथ कि हम उनके गम में सब बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अगर ट्रेंड्स की बात की जाए ना, तो टॉप ट्रेंड भी इस वक्त गाज़ा ही बना हुआ है। दुनिया भर में एहतजाज के बाद हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा जो है वो इस वक्त तय हो गया है। इसराइली काबीना ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की कसरत राय से मुदस्सिर मंजूरी दे दी। अच्छी खबर है। बिल्कुल है। मुआहदे के तहत लड़ाई में 4 दिन का वक्फा होगा। हमास 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। जरा के मुताबिक इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी भी रिहा किए जाएंगे। इसराइली वजीर आजम ने वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। टॉप ट्रेंड में अब तक 20 लाख से ज्यादा सारफीन
ट्विटर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल, ये एक्स पर जनाब अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ये बिग प्लेटफॉर्म मिल गया है। अगर दूसरे हम ट्रेंड की बात करें तो वो है जनाब फुटबॉल। पाकिस्तान फुटबॉल टीम इस वक्त ट्रेंड कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर्स राउंड के दूसरे मैच में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को 6-1 से शिकस्त दे दी है। इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में मुनक्किदा इवेंट को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे, जिन्होंने दिल खोलकर दोनों टीमों को दाद दी। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल जो कि राहिस नबी ने 21वें मिनट में किया। वैसे बड़ा मुझे अफसोस भी है, वैसे देखा जाए तो हम लोगों में जुनून की हद तक क्रिकेट के बाद हम फुटबॉल को पसंद करते हैं, लेकिन टीम ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात थी कि पाकिस्तान में क्वालिफायर मैच हो रहे हैं, सऊदीया के साथ पाकिस्तान का मैच, ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक जो फुटबॉल है उसके हवाले से ये अच्छी बात है, क्वालिफायर्स तक तो हम आ गए हैं। और पाकिस्तान जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर। अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और फुटबॉल फेडरेशन जो पाकिस्तान की जो हमेशा सियासत की नज़र रही है वो यहाँ कोई काम करे तो पाकिस्तान में टैलेंट तो वही है ना जो क्रिकेट में बेहतरीन खेला है। माजी में 4 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओलंपिक के, हॉकी के अंदर कामयाबियां हैं, तो इसमें भी अब आना चाहिए। और अगला जो ट्रेंड है वो इमामुल हक है और पाकिस्तानी ओपनर बैट्समैन इमामुल हक के भी सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चे हो रहे हैं। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक भी दुल्हनिया लाने को तैयार है। उनकी एहलिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिल्कुल जनाब, और वैसे मुझे तो लग रहा है कुछ मौसम चल रहा है शादियों का भी। हाल ही में शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई है, उससे पहले हारिस की, और अब माशाल्लाह इमामुल हक दुल्हा बन गए हैं। तो ये 2023 रहा है ना, ये शादियों का साल, और उनकी दुल्हन का नाम भी अनमोल है। अब अच्छा, ये देखें ना, जबरदस्त किस्म, एक तरफ इमामुल हक है, दूसरी तरफ अनमोल इमाम होंगी, तो उनको हम एडवांस में बड़ी बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि भाई वो जब वो आएंगे सामने उससे पहले अल्लाह करे कि शादी उनके लिए बेहतरीन रहे। और जनाब आगे 14 दिसंबर से फिर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए भी जाना है, तो उससे पहले वो शादी के बंधन में बंध गए। पता नहीं, शायद मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी हनीमून वाइंड अप करेंगे। तो बस ये हनीमून चलता रहेगा आगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे बेहतरीन जबरदस्त जगह है जहाँ पर हनीमून के लिए वो जा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप अपनी फैमिलीज को ले जा सकते होते बड़ा इजीली, क्योंकि लंबा एक सीरीज होती है। ये अच्छी बात है कि इमामुल हक जनाब अब्दुल्ला बनने वाले हैं, और डेट्स मेरा ख्याल अभी नहीं आई शादी की। बिल्कुल, अभी डेट्स तो आना है, लेकिन उससे पहले कुछ और डेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, और वो डेट्स हैं इलेक्शन के हवाले से। और अब इलेक्शन होने जा रहा है और उससे पहले किसी इत्तेहाद और कहीं शदीद इख्तलाफात, कहीं मेल मुलाकातें और कहीं कानूनी दाव पेच है। जैसे जैसे पाकिस्तान आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है, सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। कल ही मियां नवाज शरीफ ने इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा है। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मसरूफ थे, इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, पता है मुदस्सिर, कुछ ऐसी खबरें थी कि पता नहीं शायद ये कुछ दूरियां पैदा हो गई हैं, मौलाना से उस तरीके से रब्ता नहीं किया। और लेकिन खैर ये अच्छी बात है कि मियाँ साहब भी बड़े ज़ीरिक सियासतदान हैं। उन्होंने कहा कि भाई सबको साथ लेकर चलना है, तो मौलाना से भी उन्होंने मुलाकात कर ली। अलबत्ता पीपल्स पार्टी अभी भी नाराज़ है, देखते हैं उनसे क्या बातचीत होती है। तो आपको अदालती कार्रवाई का भी हम हाल बताते चले जो कल हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं, और अब ये मामला अगले हफ्ते देखा जाएगा। दूसरी जानिब कल जनाब नवाज शरीफ मुलाकात के लिए खुद इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। मरियम साथ में शहबाज शरीफ थे, मरियम औरंगजेब थी, डार साहब भी साथ थे। तो इस मुलाकात में ये तय पाया कि आइंदा मिलकर चल रहा है, तो इलेक्शन के मराहिल को भी बाहमी मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ाना है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब ये वाकई इत्तेहाद काम करता है या क्या होता है, ये तो आगे इलेक्शन, तो इस पे हम बात कर लेते हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम नून से कि सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ भी आप बात कर रहे हैं, जीडीए की भी आपके साथ इत्तेहादी नज़र आ रही है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यह तय कर लिया पूरे पाकिस्तान में इत्तेहाद के साथ अब इलेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, फॉर श्योर पॉइंट ये है कि हालिया तारीख में अगर कोई मकबूल तरीन जमात थी 2018 में जिनकी हुकूमत थी, तो वो मुस्लिम लीग नून ही थी, और उनका सारों के साथ राब्ता था और मुल्क चल रहा था। फिर हमने उसको डिसमेंटल किया, वहां बलूचिस्तान में बाप बना दिया। बाकी भी आपने देखा कि लीडर्स वगैरह को, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, बाहर चले गए। तो आज भी सूरत हाल तो वही है। ये लोग जो शामिल हो रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकली नाबालिग तो नहीं है। इन सब को पता है
कि इस वक्त मुल्क में अगर कोई क्रेडिबल लीडर है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसका एक तजर्बा है, जिसकी सफारती सतह के ऊपर एक पजीराई है, जो एक बिजनेस कम्युनिटी का बंदा है, जिसको इकानमी की समझ है। तो इसलिए दैट इज द रीजन कि आप देखें कि बलूचिस्तान में भी वही सूरत हाल बहाल हो रही है जो 2018 से पहले थी। अच्छा, इसमें जनरल साहब बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और मैदान में उतरेंगे, लेकिन मैं उन दो जमातों का जिक्र लाजमी करूंगी जो एक आपको लाडला प्लस और एक लाडला सुपर कह रही है, क्योंकि अभी आप लोगों की हाल ही में एमकेएम से भी मुलाकात हुई है जिस पर पीपल्स पार्टी खासी नाराज है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें कुछ नाराजगी का इजहार भी किया है, तो उनको भी मनाना चाहिए, क्या ख्याल है? बल्कि मैं पहले आपको सुनवा दूं उन्होंने कल गिला क्या किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान बदकिस्मती से जिस किस्म की हरकतें और ऊंचे हथकंडे शुरू किए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि ये जो कल से कुछ टीवी चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं, ये गलत है। ये एमक्यूएम वही हरकतें कर रही है, आने वाले लोग हैं उनको खौफजदा कर सकें। ये जो रिवायत या माजी में बदकिस्मती से थी कि कोई शख्स एमक्यूएम छोड़ नहीं सकता और अगर छोड़ेगा तो उसके साथ बुरा असर होगा, वो हालात अब तब्दील हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं उसके बाद इतना सटपटा जाना एमक्यूएम का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। ये धमकियां देना और मिसगाइड करना इदारों को और खौफ और हरास फैलाना, जी ये शिकवे एमक्यूएम से भी उनको हैं और आप लोगों से भी हैं, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस पर? देखिए, हर पार्टी जो है ना, बशमूल पीपल पार्टी, मुस्लिम जो आपकी है एमक्यूएम वगैरह, इनका ये राइट है कि अपने लिए ये सतह को हमवार करे। और पीपल पार्टी अपने तौर पे अगर गिले कर रही है और वो जाए, अगर वो ठीक है कि जो लोग इनमें शामिल हो रहे हैं उनको तंग किया जाए, तो ये नाजायज बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर एमक्यूएम उनके साथ इत्तेहाद करती तो वो बड़े खुश होते। अभी उसने इत्तेहाद इधर किया है, तो इसलिए पीपल पार्टी को चाहिए कि विद एन ओपन माइंड। मैं आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जब पिछली दफा 2013 में आए थे तो उस वक्त सिंध में इशरतुल अब्बाद साहब गवर्नर थे, तो पार्टी का बड़ा प्रेशर था ये नवाज शरीफ के ऊपर कि उनको हटाए, अपना गवर्नर तो लगा सकते हैं ना आप हर वक्त। उन्होंने कहा नहीं, रहने दें अभी। फिर कश्मीर के अंदर भी नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी जी कि बिल्कुल राइप है और हम चेंज करके अपनी गवर्नमेंट, पीपल पार्टी की कालबन गवर्नमेंट, उन्होंने कहा नो। फिर गिलगित बल्तिस्तान की उन्होंने कहा कि ये अखाड़ पिछाड़ ठीक नहीं है, मुल्क को आगे लेके चलना है और सबको लेके चलना है। तो आई एम श्योर कि इन एडिशन टू अवामी नेशनल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान का ग्रुप, बाप का, एमक्यूएम, इवन पीपल पार्टी के साथ भी आप देखेंगे कि गुफ्तगू होगी। अभी चूंकि ये इलेक्शन की मुहिम चलनी है तो पीपल पार्टी ने अपना जोर जरूर लगाना है और उन्होंने, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि पीपल पार्टी हो या कोई भी जमात हो, वो अपना जो मैनिफेस्टो है वो बताएं लोगों को, एक रे ऑफ होप दे कि आपने करना क्या है और हाउ विल यू बी द बेस्ट टू टेक द कंट्री आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप सिर्फ ये लाडला और सुपर लाडला और ये वो कहते रहे, पॉइंट ये है कि 2018 में अच्छा, लेकिन एक जनरल साहब एक और चीज भी वो कह रहे हैं, आप खुद भी माशाल्लाह उम्र को उस हिस्से में जिसे आप बुजुर्ग कहा जा सकता है, वैसे तो हमेशा जवान रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो हट जाएं और नौजवानों को आने दें। बिलावल कह रहे हैं, तो वो फिर ये कहा जा रहा है नया सफर है, पुराने चिराग गुल कर दो, पुराने चिरागों को गुल करने की बात हो रही। देखिए, नई की आदत तो सर आंखों पे, आई थिंक उनको ग्रूम होके आना चाहिए। लेकिन ये याद रखें और आपके नाजरीन भी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। जो लोग जिंदगी का एक सबक सीख के आगे तजर्बाकार होते हैं उनकी, आप देखिए अभी अमेरिका में कौन सा सदर है यूथ का लगा हुआ, या और बहुत से मुल्कों के अंदर बड़ी मिसालें हैं। मैं देख रहा था कि लेबर पार्टी एक वक्त में बरतानिया पे छाई हुई थी, सर विंस्टन चर्चिल और उसके बाद वो जो उनके बाकी टोनी ब्लेयर वगैरह सारे लोग उधर थे। लेकिन अपनी अपनी टर्म के ऊपर फिर ये चेंजेस आती रहती हैं और इनको इस तरह मौत और जिंदगी का मसला नहीं बनाना चाहिए। एफर्ट करें। अच्छा, वैसे टेल पीपल कि आपका प्लान क्या है। सही जनरल साहब, एक बात वैसे है कि नदर वे परसेप्शन का बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब से मियाँ साहब की 21 अक्टूबर से आमद से पहले से ही ये जो एक शुरू कर दिया कि स्टेज सजा दिया, रिलीफ दे दिया, रियासत रुक गई, आइन रुक गया, इन्होंने बकायदा मतलब एक प्रोपेगेंडा ही हो गया कि जी विनिंग हॉर्स है नून लीग। तो आपको कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि इस प्रोपेगेंडे का फायदा भी हुआ है।
जी जी, देखिए ये अंडरस्टूड है ना कि वो अभी किसी टांगा पार्टी के पीछे तो नहीं पड़ेंगे ना। वो तो देखिए अभी जो मियां साहब आए हैं और उनके कोर्ट के अंदर अभी पेश होकर अपने सारे मुकदमात का सामना करेंगे, तो ये वो चीजें अनडू हो रही हैं जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, जो उनकी वाइफ की डेथ हो गई, उनकी मदर की डेथ हो गई, उनको बाहर रहे, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया, उनको क्या कुछ नहीं, चोर डाकू, गालियां बहनों की, बच्चों की। आप ये देखें कि एक मुहिम चली ऐसी जहर आलूद, और अभी जब इन लोगों को अंदाजा हो रहा है कि ये बंदा तो वापस आया एंड ही इज एक्सेप्टेबल, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज और वाइज लोग उसके कहते हैं, तो फिर इनको ख्याल हुआ कि ये तो हमारा प्रोपेगेंडा जिस पे करोड़ों रुपए हमने खर्च किए थे वो तो बैकफायर कर रहा है, बल्कि दूसरी साइड के ऊपर ऐसे इल्जाम आ रहे हैं जो कि मतलब है ऐसे नाकाबिले फहम है, और बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या कुछ हुआ। मैं बहुत सी चीजें नहीं कहना चाहता, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी उस आलूदगी को खत्म करें, मुल्क को आगे चलाने के लिए अपनी अपनी ये बहुत जरूरी है। सियासत जरूरी हो लेकिन मुल्क को आगे चलाना, ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की सेनेटर साहब। एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज सुबह एक बड़ी अच्छी खबर गजा के हवाले से कम अज कम आई है, कुछ रिलीफ की, कि आर्जी जंगबंदी का मामला है, उधर से भी कैदियों को रिहा करना, इधर से भी। क्या समझते हैं ये कोई बेहतर अब सिचुएशन आगे गजा की नजर आ रही है सर? फलस्तीनियों के लिए कोई एक रिलीफ का मामला शुरू हो रहा है? देखिए आ तो रही है देखिए आ तो रही है, लेकिन जो हमास के लोग हैं और फलस्तीनी हैं, इन्होंने इजराइलियों को नाकों चने चबा दिए। ये नेतन्याहू जिसकी एरोगेंस और गरूर जो टूट नहीं रहा था, वो हम्बल हुआ है और अभी बैठ के बात कर रहा है प्रिजनर ऑफ वार की। लेकिन बैनुल अक़वामी ज़मीर अगर जो है ना वो जिंदा है, तो उनको चाहिए कि वार क्राइम्स पे नेतन्याहू को ट्राई करे। क्या ये इन बच्चों की और बूढ़ों की और ख्वातीन की जो शहादतें हैं वो रायगां जाएंगी? आई थिंक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक फैसला ये भी होना चाहिए कि चलो कैदी तो आगे पीछे करे। नंबर 1 बात ये है कि इनको हक को अपनी वो जो 2 नेशन की बात करते हैं, जो रूट काज है हमास के उस हमले की, और जो रूट काज है जिसके ऊपर ये जुल्म सितम होता है, उस रूट काज को खत्म किया जाए। और ये जो जुल्म हुआ है, जो कि इंसानी तारीख के अलमनाक लम्हे हमने देखे हैं, बच्चों के साथ देख नहीं सकता था टीवी के ऊपर, इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू को अरेस्ट करके ले जाया जाए और इसके ऊपर वार क्राइम चलाया जाए। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल भी शोर करता रहा, और ये कह रहे हैं नहीं, ये क्यों कह रहे हैं इसको रिजाइन कर देना चाहिए। इनके अंदर इतनी ऑडेसिटी है, तो मेरे ख्याल में इसको यहाँ छोड़ना जुल्म और सितम को वो हक दिफा का नाम दे रहे थे। तो ये बहरहाल बड़ा अहम मामला है कि इस जुल्म और सितम पर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना वो लाजिम हो गया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं ज़हनी सुकून की। बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़हनी सुकून के लिए, लेकिन एक और चीज़ है खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स। देखिए ये अपनी हॉबीज होती है ना, कि जब आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है या सुकून मिलता है ना, तो आप वही काम करते हैं। तो आज जनाब हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवानी है, पाकिस्तानी हीरो में, जिसमें जनाब शगुफ्ता अजहर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाइव पेंटिंग बनाने में महारत रखती हैं। इसके अलावा दीगर नौजवानों को आर्ट का फन सिखाने में भी अपनी खिदमात वो सरअंजाम दे रही हैं। तो आप बात करेंगे कि ये लाइव पेंटिंग है क्या चीज़ और कैसे इस पे काम होता है। शगुफ्ता अजहर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो शगुफ्ता आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सुबह के वक्त आर्टिस्टों को कहते हैं कि सुबह सुबह उठना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने वक्त निकाला है हमारे लिए, वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये लाइव पेंटिंग क्या है, पहले तो ये बताइए। सर लाइव पेंटिंग वैसे तो हम इसको लेते हैं स्पॉट पेंटिंग के एस्पेक्ट में, कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्पॉट को कैप्चर कर रहे होते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट अभी आपने दिखाई है, इसमें आपने मेरी क्लास के बारे में बताया लोगों को, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लाइव पेंटिंग आप इस तरह से समझ लें कि लोग ओपन एयर बैठ के और अपनी अपनी पेंटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये लगा कि शायद लाइव पेंटिंग कुछ इस तरह की होगी कि पोर्ट्रेट बनाए किसी का, मतलब अगर कोई बोले कि मेरी तस्वीर शगुफ्ता बना दें, तो आप उसको बोले आप मेरे सामने बैठ जाएं, तो मैं आपकी तस्वीर बना रही हूँ। इज दिस लाइव पेंटिंग? हाँ बिल्कुल, यस इट इज़। इसमें आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, इसमें आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, इसमें स्टिल लाइफ, तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, तो ये आप जो पेंटिंग है इसमें हम ये देखते हैं कि लोग अपने अंदर किसी किस्म के कोई बोझ हो, दुख हो, खुशी हो, किसी भी तरह के इमोशंस हो,
तो वो आप कैनवस पर उतारते हैं, वो स्केचिंग करें, पेंटिंग करें, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ये वाकई ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा अच्छा शाकार होता है? जी बिल्कुल, आप जितने मतलब जो फीलिंग आप रखते हैं उसका बेस्ट वे यही है कि आप उसको अपने कैनवस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत एक एडवांटेज होता है कि एक आर्टिस्ट को मतलब ही नोज हाउ टू डिलीवर हिज आइडिया और हिज वट एवर ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड ही कैन डिलीवर ऑन हिज कैनवस। तो ये तो है, बिल्कुल है, सोर्स है कि आपको क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपकी थिंकिंग चल रही है, उसको आप अपने कैनवस के ऊपर पोर्ट्रे कर सकते हैं। अच्छा शगुफ्ता, एक बात मुझे बताइएगा, आमतौर पर ये होता है कि हम बचपन में जब ड्राइंग बनाते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई इर्द गिर्द से बताता है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम इसी को आगे लेकर चलना, तुम पेंटिंग बहुत अच्छी बनाओगी। तो आपने क्या शुरू से सोचा हुआ था कि आपने पेंटिंग करनी है, या फिर बस एक दिन ऐसे ही बस ख्याल आया, या किसी को देख के ख्याल आया कि यार मैं भी ये काम करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मुझे शुरू से शौक़ था, जब से मुझे याद है कि जब मैंने होश संभाला, मेरे स्कूल की कॉपीज़ के ऊपर कोई पेज ऐसा नहीं होता था जहाँ पे ड्राइंग नहीं होती थी। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन मैं नहीं बन सकी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ और ही बनना है। तो मैंने डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे आर्टिस्ट ही बनना था। तो ये बिल्कुल सच है, आपके अंदर जो चीज़ होती है वो आप एक्सप्रेस ज़रूर करते हो अपनी ज़िंदगी में कई बार। अच्छा, अभी जो आप कैनवस पे उतारती हैं वो मतलब आमतौर पे मैंने देखा है कि नेचर से बड़ा लगाव होता है पेंटर्स को ना, सीनरीज या फिर कुछ ऐसा नज़ारा जो बिल्कुल दिल में समा जाए ना, तो उसको उतारते हैं। आपका शौक क्या, ज़्यादा क्या बनाती हैं? ज़्यादा मुझे नेचर ही अच्छी लगती है, मैं लैंडस्केप ही ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं कैलीग्राफी और पोर्ट्रेट भी करती हूँ। लेकिन जो मेरा अपनी स्पेशलिटी है, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ नेचर। आई लव टू मेक लैंडस्केप्स। सही, तो ये लैंडस्केपिंग का और वो कहते हैं ना लाइव पेंटिंग के बाकी चीज़ें जिसमें लाइव पेंटिंग होती है, तो वो होता है। शगुफ्ता, आप साथ रहिएगा, हमें एक छोटे से ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है यहाँ पर नाज़रीन, वो ये है कि ये जो जब आगाज़ होता है, शगुफ्ता ने बात की कि मैं आर्टिस्ट बनना चाह रही थी तो डॉक्टर बना रहे थे, तो ये एक बड़ा आम मामला है। बच्चों के अंदर टैलेंट को देखें कि वो किस जानिब जा रहे हैं, फिर उनको उस ही के साथ साथ लेकर बिल्कुल ज़्यादा कामयाब होंगे वो। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और इस वक्त हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और नज़ले ज़ुकाम, खांसियाँ, वायरल इन्फेक्शन तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुदस्सिर एक और बड़ी अलार्मिंग चीज़ है जो कि डेंगू और मलेरिया, और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो डेंगू की सूरत हाल है। और अगर हम बात करें सूबा सिंध की, तो यहाँ भी सिचुएशन खासी गंभीर है। एक बार फिर डेंगू और मलेरिया का वायरस तेज़ी से शहरियों को निशाना बना रहा है, लेकिन महकमा सेहत से एडवाइजरी और बाकी मामला जो हैं वो मोहतात रहने की तलकीन तो सुनाई दे रही है। तो हम डॉक्टर फरहान ईसा से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे जो मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो शगुफ्ता अजहर हमारे साथ हैं। शगुफ्ता, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ये किस उम्र में बाकायदा सिखाई जा सकती? जैसे आप कह रही हैं मैं बचपन से मुझे शौक था, तो क्या कुछ छोटी उम्र से बाकायदा सिखाया जा सकता है? किस तरह सिखाया जाए? एकेडमीज़ हैं, क्या किया जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल छोटी उम्र से सिखाना चाहिए। अगर आप देखते हैं आपके बच्चे के साथ के अंदर ये टैलेंट है और वो इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहता है, तो ज़रूर उसको बचपन से ही सिखाना चाहिए। बल्कि हमारी एकेडमी है इसी चीज़ को देखते हुए कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता आर्ट को, तो हमने यही चीज़ देखते हुए इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में, विच इज़ अ कॉमन प्लेस जहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं यूजुअली, लेकिन हमने वहाँ पे एक आर्ट अकेडमी बनाई। पिछले 13 साल से हम इस आर्ट अकेडमी को रन कर रहे हैं। अच्छा। तो इस आर्ट अकेडमी के बनाने का मकसद ही यही था कि कोई भी वहाँ से गुजरते हुए, और ये ओपन क्लासेस होती हैं, कोई भी अगर वहाँ से गुजर रहा है और इंटरेस्ट रखता है, ही कैन ज्वाइन अस ईजीली। हमने फ़ी भी बहुत रीज़नेबल रखी हुई है, 1000 पर मंथ। तो कोई भी जो मिडिल क्लास से हो, एलीट क्लास से हो, कोई भी बंदा हमें इजीली ज्वाइन कर सकता है और लोग आते हैं। अब तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों के अंदर इस चीज़ की कि टेक्नोलॉजी से हट के लोगों के अंदर स्किल्स भी जो है वो होनी चाहिए, और इस तरह की स्किल जो कल आप इनको पे भी करें।
तो एज अ प्रोफेशन आर्ट एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। तो ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है शगुफ्ता कि आप लोगों ने इस तरह से एकेडमी खोली हुई है और आप लोग उसको रन कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी जाते जाते शगुफ्ता एक छोटा सा मैसेज जो कि आप उन लोगों को दें जो कि इस शौक से लगाव रखते हैं या पेंटिंग से लगाव रखते हैं, इस काम को सीखना चाहते हैं, क्या कहेंगी उन्हें? मैं यही कहूँगी कि अपने शौक को और ज़्यादा उसको पॉलिश करें, उसको अपना प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है तो फिर वो जिस तरह से आप ग्रूम करते हैं दैट इज़ आप बयान ही नहीं कर सकते कि आप क्या फील करते हैं उस वक्त। बिल्कुल, ये जो पैशन है उसको प्रोफेशन अगर बना लिया जाए तो अपना भी भला है और बाकी लोगों का भी, कि जो पैशन है वो प्रोफेशन बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया, शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद थी। और जिनको पेंटिंग्स का शौक है वो डट के पेंट करें। जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए बच्चों के शौक को देखते हुए उस तरफ लेकर जाना है, लेकिन पेरेंट्स का एक और बड़ा जिम्मेदारी है और वो इस वक्त है एहतियात। और एहतियात इसलिए भी है क्योंकि बीमारियां जिस तरह की फैल रही हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी तो चलो 5 दिन का होता है, उसके बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है पूरे मुल्क में। और महकमा सेहत से एडवाइजरी भी जारी हुई, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन जो है वो खासी गंभीर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब, सर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं और आपसे तो वैसे कभी कभी हमें लगता है कि शायद आपसे कुछ और बातें की जानी चाहिए, डॉक्टर वाली तिब वाली बातों से ज़्यादा, लेकिन आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात करनी है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि आपको उनसे कुछ अपनायत सी भी महसूस होती है, तो मुदस्सिर का यही कहने का मकसद है। एनी खैर डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन अभी है, कितनी क्रूशल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे मौसम चेंज हुआ है शाम के वक्त मच्छरों की यलगार होती है एक, कि हम लोगों को बाकायदा कॉयल अगर ना जलाएं तो नहीं बैठ सकते कमरे में। क्या चल रहा है अभी सिचुएशन? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो है डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और इवन कोविड वो भी फैला हुआ है। इन्फ्लुएंजा जो फ्लू का है, ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि देखिए सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। तो डेंगू जो है वो एक डेंगू और कोविड वायरसेस हैं, मलेरिया जो है वो पैरासाइट है और टाइफॉइड बैक्टीरिया है। अब ये बताने का मकसद ये है कि इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। अब लोग क्या करते हैं कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और थर्ड चीज़ चैलेंज जो है वो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। तो जो वायरसेस हैं उन पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। और जैसे मलेरिया की दवा पैरासाइट्स की अलग है, जरासीम पे ज़रूर करती है, वो भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। सो अब हो ये रहा है कि हम लोग जो हैं वो हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और जो है हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं और फिर सेल्फ मेडिकेशन इज़ अ बिगर चैलेंज। अच्छा, इनसे बचने का तरीका ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप इम्यूनिटी को बेहतर करें। अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि 7 से 8 घंटे की नींद हो प्रॉपर, यानी कि रात में ग्रीन टी या चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर रात में बार बार उठ रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो रही है। 1 घंटे एक्सरसाइज करना, वॉक करना, पानी जो है वो 2 लीटर से ज़्यादा पीना, स्ट्रेस अपने आप को डी स्ट्रेस करना। अभी लोगों से मैंने एक दफ़ा स्टडी करी कि भाई आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं, तो 95% ने कहा मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट खुशी से कब हंसा था। सो इतना हम स्ट्रेस ले रहे हैं दुनियावी चीज़ों का, जबकि आखिरत का लेना चाहिए, लेकिन हम दुनियावी चीज़ों का जेलसी, एनवी, देखिए जितनी जो बुरी ट्रेड्स डॉक्टर वो कहते हैं ना फिक्र माश आ गई अक्लो शऊर पर, तो वो मसला फिक्र माश की वजह से भी तो लोग स्ट्रेस वो तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जैसे हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोगों के पास अगर लेट से कार्डबोर्ड बॉक्सेस हों और डंडे भी हों तो उससे हम इमेजिनेशन से खुश हो जाते थे। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, और वो एक साइकिल सी फंस गई है। वी नीड टू रिलैक्स एंड स्लो इट डाउन। ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है। सही। और ये जो हमारा रिलीजन भी इस्लाम सिखाता है कि आप ग़ीबत, चुगली, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। और एक चीज़ है जो पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा हो गई है अनफॉर्चुनेटली, वो नाउमीदी है, जो कि कुफर है इस्लाम के हिसाब से। तो आई थिंक कि अगर हम अपने आप को चीज़ों से करीब करें, अल्लाह पे भरोसा करें और अपने आप को लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप ये देखेंगे अगर एक आम बंदा है, रोज़गार के तो प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, वो स्ट्रेस अपनी जगह पर है, बाहर निकलेगा इतनी ज़्यादा स्मॉग है कि उसको ये पता है कि मैं यहाँ सांस भी अच्छे माहौल में नहीं ले रहा, ये भी एक स्ट्रेस है।
उसके बाद अगर उसको ये पता कि घर में बच्चा या मैं बीमार हूँ या मुझे कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो गई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना, उसकी कंसल्टेंसी फीस बहुत ज़्यादा है, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बजाय कि हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, हम प्रिवेंशन के ऊपर जाएं। महंगा इलाज की बजाय जी अपना फॉर एग्जांपल स्मॉग है तो हम मास्क पहन सकते हैं, जैसे कोविड में पहने हमने, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और अब तो 500 का भी नहीं, 10 रुपए का ही। जी अब सस्ता भी हो गया है, दैट्स हाउ इट इज़। अगर हम देन अगेन अगर हम बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करें तो ये सब चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती है। मच्छरों की आपने बहुत अच्छी बात करी। देखिए शाम के टाइम पे जब मच्छरों का टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है, जब खासतौर पे डेंगू का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आपको हम सबको प्रोटेक्शन होनी ज़रूरी है। अगर शाम में हम बाहर बैठें तो कवर्ड होने चाहिए। अब तो मौसम भी खैर ठंडा हो रहा है, लेकिन ये कवर्ड होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नेटिंग होनी चाहिए घर में। आई नो एवरीथिंग कॉस्ट, बट वी नीड टू गो टूवर्ड्स प्रिवेंशन। दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारे पास ग़िज़ा भी सही होनी चाहिए। हम खाते हैं खाना अपनी टेस्ट के लिए कि आज ये चीज़ पसंद है, आज ये खाना है। हमें बेसिकली सिंपल टर्म्स में, वैसे तो न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, बट अगर नहीं ले रहे तो सिंपल सा 5 रंग के कलर्स जो है ना हमारी ग़िज़ा के अंदर होने चाहिए कि हमें सारी वाइटामिन मिल जाएँ। अनार आए हुए हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अच्छा। तो बेसिकली ये है। और जब भी कोई बीमारी हो तो सीधा सीधा जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि डॉक्टरों की फ़ीस ज़्यादा होती है अगर उनको फील होती है लोगों को, लेकिन आई एम टेल यू हमारी एक माइंड सेट हो गया है कि हमारे लिए एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी। खाना तो हम खा लेंगे, 2000 की फीस या 1500 की फीस डॉक्टर को दिखा के जो हमारी पूरी आगे की लाइफ को संभाल सकता है। 2000 का पिज्जा ठीक है जी, 2000 की फीस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो कि हमें इन्फेक्शन से बहुत प्रोन करती है, वो डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर है। आई टेल यू हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर इज स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक। हर एक को होता जा रहा है और ये क्या कर रही होती है कि बॉडी को वीक कर रही है। तो हमें एनुअल चेकअप्स भी कराने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टरों से दोस्ती कर लें तो अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएगा, क्योंकि हम इन सब वायरल्स और इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि भी ज़ाहिर है मौसम भी चेंज हो रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो शॉट्स लगवाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है फ्लू के, वैक्सीनेशन के, ये ज़रूरी है? जी, असल में देखें जिस तरह से कोविड है ना वो भी अब रहेगा हमारे साथ। और फ्लू शॉट्स तो अमेरिका में हर जगह पे सालाना लगाए जाते हैं। अब ये सालाना क्यों लगाए जाते हैं कि वायरस म्यूटेट्स हो रहे हैं, जिसे हमें पता था कोविड का वायरस म्यूटेट हो रहा है। और हमारे मुल्क में तो हम तो बड़ी मेहमान नवाज कौम है ना, हम तो चीज़ें मतलब मेहमान, हमने तो पोलियो नहीं रेडिकेट किया अभी तक, मैं पिन भी पहना हुआ हूँ। और हमारे पास टाइफॉइड रेजिस्टेंट होता जा रहा है और हमारे पास सारे जरासीम रहेंगे। सो हमें प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। आप जैसे प्रोग्राम्स हो ना बहुत ज़रूरी हैं, जो आगाही के प्रोग्राम्स हों। 95% चैनल सियासत पे बात करते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको परेशान करने में, लेकिन साइमल्टेनियसली ये है कि जो हेल्थ और ऐसी अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हाथ धोने का जो तरीका है ना, वो हमने बहुत कोविड में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरह से हाथ धोते रहें। जो कोविड की पॉलिसीज थी वो अब अपनाएंगे, यकीन माने सबसे बड़ा सोर्स इस वक्त ये भी एक प्रॉब्लम का है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है, सारे जर्म्स होते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ जो है वो कहा जाता है कि जब आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आप ये खाएं वो खाएं फलां खाएं, यानी कि बंदा पहले ही कहे यार मेरा तो इतना खर्च हो रहा है और होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने का सस्ता और आसान नुस्खा तरीका क्या है? नहीं, इम्यूनिटी का मैंने जैसे आपसे कहा, पानी मुफ्त है, सही पानी पिए, साफ 2 लीटर से ज़्यादा। एक्चुअली जो यूरिन का, हाँ साफ़ पानी, ज़ाहिर है, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। दूसरी चीज़ है कि देखें यूरिन का जो कलर है ना वो बता देता है कि पानी की मिकदार कितनी है। अगर वो येलोइश या डार्क हो रहा है या फ्रॉथी हो रहा है, झाग बन रही है, और भले आप 2 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहे हो, इसका मतलब फिर भी बॉडी को कम पानी और ज़्यादा चाहिए। दैट्स, और रेस्ट, इसमें तो कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे ना, डेफिनेटली काम पे तो नहीं सोना, लेकिन रात की जो नींद है ना, अच्छा रात की नींद इसके साथ नहीं, हाँ मतलब लेकिन हम लोग इतना, यकीन माने, मैं तो स्टडीज़ करता रहता हूँ कि मैं PhD हूँ, तो इतना हम टाइम बेसिकली वेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रेस कर रही हैं, आजकल फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, फोमो, कि भाई ये लोग इस पार्टी में गए थे या ये चीज़ कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है, और हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भाई फिर उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब आपने बात की ना डिहाइड्रेशन की, स्पेशली आप बात कर रहे हैं। मैंने हम लोगों का एक रिवाज देखा कि हम हर खाने के बाद चाय पीते हैं। खाना खा लिया, चलो जी अब चाय बना लो, ये ठीक है? और रात वाली चाय के बाद तो नींद भी नहीं आती फिर। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि प्लीज़ रात में, इवन ग्रीन टी में भी उतनी ही कैफीन होती है जितनी चाय में होती है। बेसिकली ब्लैक टी और ग्रीन टी में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ग्रीन टी को जब सड़ा देते हैं ना, फर्मेंट करते हैं, तो ब्लैक टी बनती है।
कैफिनेटेड चीज़ें तो रात में तो पीनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि 4 बजे से पहले तक आप पी लें, उसके बाद आपको नहीं लेना चाहिए। सही। बाकी कॉफ़ी और ये बड़ी डिहाइड्रेट भी करती हैं बॉडी को, ये ज़्यादा डायरेटिक्स हैं, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। लेडीज़ में तो आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस आ रही हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रेस्ट रूम की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन और पानी का भी कम इस्तेमाल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना इन चीज़ों को, अच्छा फिर सेकेंड चीज़ है जैसे एज बढ़ती है एंड तो बॉडी की जो रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस है ना वो भी कम होता है। तो अगर यंगर है तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, अगर तो जिस तरह से एक्सपीरियंस्ड होता है या सीनियर होता है तो वो उसकी तरह से रिकवरी। अब लाइफ स्पैन जो लोग टेस्ट कराते हैं, चिकनाई का खून में सारी चीज़ें अपनी चेक कराते हैं, इलाज कराते हैं, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में लाइफ स्पैन्स 90 ईयर्स से ऊपर जा रहे हैं। तो जो इस वक्त की जो एज में जा रहे हैं लोग, उनको भी अपनी पूरी बॉडी का चेकअप, सारे कनेक्टिविटी और थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा। चेकअप के हवाले से हमने बाहर तो देखा है कि पूरी दुनिया में साल में 2 बार लोग दांतों से लेकर तो अपनी हड्डियों तक हर चीज़ चेक करवा रहे थे। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि साल में अपना एक दफ़ा तो बिल्कुल कराना चाहिए। देखिए दांतों का तो ये हाल है कि जो इजिप्ट की ममीज़ निकली है ना, जो वो उनके दांत हैं और पाकिस्तानियों के दांत एग्जैक्टली, वो दांतों का ख्याल बड़ा ज़रूरी है, डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि एक दफ़ा चेकअप पूरे साल में आफ्टर 40 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राम्स कराएं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा सारी लेडीज़ से कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें आफ्टर शावर, उसका एक तरीका होता है। और उसके बाद वो गूगल, अब हमारे पास सबके पास ये फ़ोन्स हैं। इवन मेरे जो ड्राइवर हैं उनकी, वो मुझसे आज ड्राइवर कह लगा मैं अपनी बेगम से बड़ा नाराज़ हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई? कहती है तो जाहिल लेकिन टिकटॉक वीडियोस बना रही है। तो हमारी इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है तो हर एक को इंटरनेट पे लेट्स गेट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रा सी भी गुठली हो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। शुरू में इट इज़ वेरी एक्सेसिबल, वेरी ट्रीटेबल और अफोर्डेबल। उसके बाद जब कैंसर फास्टली स्प्रेड करता है तो दैट्स बिकम अ चैलेंज। एंड और मैं आपको बताऊं, घर की जो एक औरत होती है ना, वो एक पिलर होती है, घर को जोड़ के रखना, घर को मैनेज करना, एंड रियली डैमेज। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने इसकी बात की है कि जो ये गिल्टी आप बता रहे हैं शुरू में ट्रीटेबल होती है और इतना अफोर्डेबल भी होता है, ये दर्द करती है, कोई इसके इर्द गिर्द कोई रेडनेस होती है, कोई सिम्टम बता दें कि जिससे पता, वरना बिनाइन भी आपको पता होती है। नहीं देखें, बिनाइन का फैसला तो डॉक्टर करेगा ना, इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि ज़रा सी गुठली हो, निपल में कोई डिस्चार्ज हो रहा हो या इनवर्ट जा रहा हो या आगे रेडनेस हो रही हो, 95% पेन नहीं होता, इट्स जस्ट अ गुठली। और उसको फ़ौरन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत, मतलब इतना क्रिटिकल है कि हर चीज़ आप छोड़ दें। अच्छा, एक और जो मैं लेडीज़ का, सॉरी फॉर दैट, के मिसकॉन्सेप्शन कि हम तो डायग्नोस्टिक्स करते हैं। मैंने कहा कि आपने तुम्हें तो मैं लास्ट टाइम तुम आई थी तो मैंने बताया भी था कि ये गुठली है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। कहने लगी नहीं, असल में पता है क्या, मुझे ये फील हुआ कि अगर ये कैंसर हुआ और मेरा ब्रेस्ट रिमूव हो गया तो मेरी वो जो औरत, मैं नहीं रहूँगी। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज नथिंग टू डू विद इट। अच्छा, एक की कुछ ने आगे कहा कि नहीं, वो सारे जो सर्जन्स को मैं दिखाऊंगी तो वो मुनासिब नहीं लगेगा कि अगर वो मेल हुए। मैंने कहा भाई लेडीज़ भी अब इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो ये वो रीजंस ही नहीं है, देयर आर नो रीजंस। आप किसी खातून डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बाय द वे सॉरी फॉर, एक्सक्यूज माय गिल्टी, दिस इज गुटली। हम लोग वो गिल्टी बोलते हैं ना, कि आप इतना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? गुटली है और आप नहीं दिखा रहे तो आपको गिल्टी होना चाहिए। हाँ, गिल्टी होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए हैं कि आपका इलाज किया जाए, इसलिए इससे हट के कि आप बीमार हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इलाज के लिए हैं और आप भी उनके लिए एक पेशेंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हैं। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा आप, और हम इस वक्त जो है वो कामयाब पाकिस्तान की बात करेंगे। तो हमारे साथ आज कामयाब पाकिस्तान में मौजूद है बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी साहब, जो लिंकन इज़ इन बार कमेटी के इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। लिंकन इज़ इन की जब भी बात की जाए तो फ़ौरन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल आ जाता है, क्योंकि इनका ताल्लुक भी लिंकन इन से रहा। पाकिस्तान के कई सीनियर सियासतदान, जिनमें अल्लामा इकबाल हों या फिर सर ज़फ़रुल्लाह खान समेत कई मशहूर शख्सियात का ताल्लुक रहा है। बैरिस्टर यासिर लतीफ़ की बात करें तो बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने बार कमेटी के मेंबर की सीट जीती है। जी बिल्कुल जनाब, यासिर लतीफ़ साहब के अलावा समर अब्बास भी मेंबर कमेटी के रुकन बने हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर यासिर लतीफ़ साहब मौजूद हैं। यासिर साहब, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको माशाल्लाह ये एजाज़ मिला है कि आप कमेटी के रुकन बन गए। कैसा महसूस हो रहा है?
जी थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। इट वाज ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा आई बिलीव कि मेरे लिए एक माइलस्टोन है अपने करियर में भी, क्योंकि देखिए वन ऑफ द थिंग्स, एक वकील होने के अलावा आई ऑल्सो, मैं जो हूँ सारी ज़िंदगी तकरीबन आई बिन ऑब्सेस्ड विद जिन्ना साहब कायद आज़म के साथ। तो आई थिंक उस लिहाज से भी आई फाउंड इट कि एक बहुत प्रिविलेज और ऑनर की बात है टू बिकम मेंबर ऑफ द BRC। अच्छा, वैसे एक बात है यासिर, मुझे ये बताइएगा कि बिल्कुल हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है कि जहाँ से इलामा इकबाल या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की, हमें भी मौका मिल रहा है और आप तो माशाल्लाह उस कमेटी के मेंबर भी बन गए हैं। लिंकन इन्स जैसा तब था वैसा ही आज है या फिर अब चीज़ें बदल गई हैं काफ़ी? जी ये 600 साल से बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली उसके साथ मॉडर्नाइज किया है उन्होंने और उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी आई है, लेकिन 600 साल से वो एक अनब्रोकन ट्रेडिशन है बैरिस्टर्स की। और इसीलिए ये जो सारा का सारा इदारा है, इसने बहुत अजीम नाम पैदा किए हैं पाकिस्तान के। तो आपने जिनके नाम लिए ये सारे हमारे महाशीर में से हैं। इवन जो उनके ब्रिटेन के अपने बहुत सारे थे मशहूर शख्सियात, जैसे सर टॉमस मोर, इस तरह के लोग भी वहाँ से पैदा हुए। सो आई थिंक काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी उस ट्रेडिशन को मेंटेन किया है और वही ट्रेडिशन जो है दैट इज़ द नब ऑफ द मैटर। तो वो इस लिहाज से आपका जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, डेफिनेटली द कंडीशंस एंड द ट्रेडिशंस हैव बीन मेंटेन्ड। अच्छा यासिर साहब, एक चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान की बार और फिर लिंकन इन्स की बार, फ़र्क क्या है दोनों में? आप दोनों जगह आपने देखा भी है, क्या फ़र्क है? देखिए बात ये है कि वहाँ इसका मकसद जो है काफ़ी हद तक सिर्फ, देखिए बार इलेक्शंस अनफॉर्चुनेटली, और ये मैंने जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर कहता हूँ एज अ वकील, एज अ पाकिस्तानी लॉयर, मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे जो अनफॉर्चुनेटली लोकल बार्स में हमने कुछ एक वतीरा सा बन गया है कि उसके अंदर आप कुछ फ़ायदे उठाएं, कुछ जो है इस तरह की और चीज़ों में इंडल्ज करें, वो शायद वहाँ ऐसे होता नहीं है। वहाँ देखिए कोई बार रिप्रेजेंटेशन कमेटी का मेंबर जाके जज के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में ये होता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू फिक्स इन दिस कंट्री। सही। अच्छा मुझे ये बताएगा अभी यासिर, आपके जहन में क्या है? जाहिर है माशाल्लाह अब आपको ये एजाज़ मिला, एक तरह से आपने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है और उसके अलावा भी आपने कानून को लेकर जितना बेहतर हो सकता है काम करने की सोच रखी होगी। क्या सोच है जिसको आप आगे लेकर चलेंगे? कुछ हमसे शेयर करें अपने व्यूज़। जी जी बिल्कुल। देखिए मेरा सबसे पहली मेरी कोशिश ये होगी कि जो पाकिस्तान से नौजवान जो हैं वो बैरिस्टर बनना चाहते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन बैरिस्टर्स जो बनना चाहती हैं, उनके लिए मैं स्कॉलरशिप्स स्टार्ट करवाऊँ, ख़ासकर पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स जिसको हम कायद आज़म के नाम से मंसूब करें। यानी कि देयर शुड बी अ जिन्ना स्कॉलरशिप फॉर लिंकन इन की, जो कि उनका जो कि सारा का सारा बार कोर्स होता है जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता है, उसको फिर लिंकन इन कवर करे ताकि हमारे यहाँ से बैरिस्टर्स बन सकें। और फिर मेरी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तानी बैरिस्टर्स जो यहाँ से जाते हैं उनको मैक्सिमम मौके मिले वहाँ प्रैक्टिस करके सीखने के, ताकि उनको वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो फिर वो ला के इम्प्लीमेंट कर सकें पाकिस्तान में। बिकॉज एक बहुत मिसिंग जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जो अभी आप बात करें स्कॉलरशिप के हवाले से, हमने HC में देखा बहुत से सब्जेक्ट्स में बहुत बड़ी तादाद में लोग गए, तो क्या लॉ के अंदर ऐसी कोई स्कॉलरशिप्स और चीज़ें नहीं थी? और ख़ासतौर पर लिंकन इन के हवाले से कोई माजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती? लॉ के लिए कोई नहीं है कुछ। देखिए अमेरिका अगर आप जाएं तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं, लेकिन आई थिंक जहाँ तक यहाँ का है शेवनिंग में और इस तरह की चीज़ों में देयर आर नो स्कॉलरशिप्स। और बैरिस्टर बनने के लिए तो बिल्कुल ही कोई स्कॉलरशिप नहीं होता। तो कोशिश ये होगी कि देखिए लिंकन इन वहाँ अपने लोकली ये स्कॉलरशिप्स देता है। लिंकन इन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि वो वहाँ की लोकल मेंबरशिप को बहुत सारे स्कॉलरशिप देता है और उनके जो अंडर प्रिविलेज या मिडिल क्लास जो हैं उनको एम्पावर करता है ताकि वो प्रोफेशन में आएँ और वहाँ प्रैक्टिस करें। तो हमें यही देखिए हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ा
वैसे भी आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो उसका अपना एक हेरिटेज है, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर ज़फ़रुल्लाह, इलामा इकबाल, जुल्फ़कार अली भुट्टो और लातादाद ऐसी शख्सियात और अच्छे बैरिस्टर्स निकले हैं वहाँ से। तो इसी को अगर हम एक्सपैंड करें, इनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि लिंकन्स इन से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बस आपसे एक बात में छोटी सी पूछनी है, आपने बात की कि जनाब यहीं पर इनको स्कॉलरशिप्स तो खैर ठीक है नहीं पॉसिबल उस तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ एक काबिल गौर है, बहुत सारे बैरिस्टर्स जो कि निकलते हैं और वहीं पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं या फिर एज आ इमिग्रेंट लॉयर अपना काम शुरू कर देते हैं। वो जो एक पर्सपेक्टिव है ना कि पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व किया जाए या जो वहां से सीखा है यहाँ इंप्लीमेंट किया जाए, ये हमें कुछ कम नजर आता है, ऐसा क्यों है? जी देखिए, बहुत सारे बैरिस्टर्स तो पाकिस्तान वापस आते हैं, हाउएवर मैं उसमें भी कहूँगा कि हमें इस बात पर डिस्पॉन्डेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ अगर कोई रोक जाए। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, लिंकन्स इन के ही बैरिस्टर हैं आजकल, पाकिस्तानी हैं वो, और वो आपका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान साहब, वो पाकिस्तानी बैरिस्टर हैं। और वो जो हैं इस वक्त उन्होंने अभी ये देखिए इसराइल फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। तो बात ये है कि हमारे लोग अगर वहाँ नहीं कर रही, लेकिन बस ये रेशो कुछ मेरे ख्याल में कम है। नहीं देखिए, ज़्यादातर पाकिस्तानी बैरिस्टर्स तो वापस आते हैं। आप देखिए कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैरिस्टर्स होंगे तकरीबन 4 से 5 हज़ार के दरमियान, उनमें से आधे से ज़्यादा तादाद तो कम से कम पाकिस्तान में है। लेकिन आपकी बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उन लोगों का बड़ा एडवांटेज है अगर हमारे चलें आप जैसे लोग जो हैं वो यासिर अगर रहे तो यकीनी तौर पर जो स्कॉलरशिप के मामलात और इस तरह से पाकिस्तान को इस कानून और इंसाफ के मामले में आगे ले जाने की बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। बहुत शुक्रिया, यासिर हमदानी हमारे साथ मौजूद थे और यही अच्छी बात है कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसके लिए सेहतमंद बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। तो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या कुलिया है, क्या वजह है कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल पाकिस्तानियों का हाई रहता है, बॉर्डर लाइन पे रहता है? मेरे ख्याल से बैड कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा जो है ना वो टेम्पर ज़्यादा हाई रहता है। तो 2 चीज़ की मैं बात करूँगा, तो टेम्पर हाई रहता है क्योंकि टॉलरेंस लेवल लो रहता है। सही। तो अगर हम लोग थोड़ी सी टॉलरेंस करें चीज़ों की और बर्दाश्त करें और तो ये सारे मसले हमारे काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। दोस्तियाँ बढ़ाएं, अच्छे लोगों में बैठें। मुझे लगता है डॉक्टर साहब अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो लोगों ने आपके पास इलाज के लिए नहीं आना, गुफ्तगू सुन के आगे काउंसलिंग से आप ठीक किया करेंगे। तो हम ये बताएंगे कि बगैर दवा के ये डॉक्टर फरहान ईसा हैं जो ठीक करते हैं इंसान, और फीस भी नहीं लेंगे। खैर नहीं, अच्छा है डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अपनी इम्यूनिटी को हमें कैसे बूस्ट करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सरसाइज, नींद, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने जनाब हमारी रहनुमाई की है। जनाब एक वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब का हमने शुक्रिया अदा कर दिया है, बट आप हमें देखते रहिए, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ मौसम का हाल अहवाल आपको देना है। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि पूरे मुल्क में मौसम अब तब्दील हो चुका है, सर्दी जो है वो आ चुकी है और जनाब खुनकी महसूस की जा रही है। अगर बात की जाए पूरे मुल्क की तो मौसम सर्द और खुश्क है और महकमे मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ मैदानी इलाकों में दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। और आपको पता है अगर बात की जाए कराची और लाहौर की तो टेम्परेचर आपके सामने है, 23 कराची में रिकॉर्ड किया गया है, 17 लाहौर में रिकॉर्ड किया गया है। गुजरांवाला, फैसलाबाद की तहसील रिजकोट समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक का राज इस वक्त बरकरार है, जबकि बलूचिस्तान, कोयटा समेत कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। टेम्परेचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, कराची में तकरीबन 30 कहा जा रहा है, यहाँ तक जाने का इम्कान है टेम्परेचर। अगर लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर जनाब अभी फ़िलहाल तो 24 दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। इस्लामाबाद में 23, कोयटा में 16 और पेशावर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो जैसे ही बारिश हुई ये सर्दी मज़ीद बढ़ जाएगी, लिहाजा अभी वायरल्स जो कि चल रहे हैं उनसे हमें बचना है और अपने आप को बचाना है। ऐसे में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है, कुछ कोशिश करनी है कि ज़रा गर्म ही रहें, बंदी कपड़े पहने, हवा में ना निकले क्योंकि शाम के औकात में कुछ ठंड बढ़ जाती है, हवा चलती है जिससे कि नज़ला ज़ुकाम या ठंड लगने का इम्कान काफ़ी
मौजूद है। तो लिहाजा इसी एहतियात के साथ अब हमें जाना है मुदस्सर के पास। शुक्रिया। सहरिश बता रही थी कि मौसम जो है वो कहाँ पर ठंडा है, कहाँ पर गर्म है, लेकिन जहाँ पर बड़ी गर्मा गर्मी है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो कल पाकिस्तान में कारोबार के लिए मुस्बत दिन था। उम्मीद है कि आज भी रुपए की कदर में इजाफा और स्टॉक मार्केट में तेजी रहेगी। कल इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर का भाव 18 पैसे कम हुआ, लेकिन सबसे खुशाइंद खबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रही, जहां कल मुस्बत दिन था। 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स इजाफे से 57,371 पर बंद हुआ और आज इसी सतह से कारोबार का दोबारा आगाज हुआ है। मार्केट की मजमूई सूरत हाल क्या है, क्या वाकई सरमायादारों का एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जफर मोती साहब, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जफर साहब, आपकी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जफर साहब, कल हमने देखा कि 1 अरब शेयर्स के कारोबार के बावजूद 100 इंडेक्स के 3 दिन पुरानी बुलंद तरीन सतह बरकरार रही। अलबत्ता मार्केट कैपिटलाइजेशन अगस्त 2021 के बाद बुलंद तरीन सतह 8,322 अरब रुपए हुई है। क्या हम इसे नेक शगुन मान लें? जी बिल्कुल नेक शगुन मान सकते हैं, क्योंकि अब जो मोमेंटम चला है वो आज का या लास्ट वीक का नहीं है। ये मोमेंटम चल रहा है पिछले जब से IMF के डील हुई है, और IMF का जो पहले ट्रांशे था उसके बाद से ही मोमेंटम चल गया है। अब मुझे लगता है कि थोड़ी अगर ब्रीदर भी मार्केट ले लेगी या थोड़ा स्लो डाउन भी होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में और वॉल्यूम्स में और इंडेक्स पर, तो इससे कोई मुश्किलात नहीं आएगी। असल देखना है कि मार्केट में काफी दिनों बाद प्राइस डिस्कवरी और डेप्थ आ गई है। ये डेप्थ जो है मार्केट को और प्राइस डिस्कवरी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए अब आ गई। 1 अरब शेयर का काम 20-25 करोड़ अरब रुपए का रुपी टर्म में वॉल्यूम, ये काफी दिनों बाद हुआ है और मेरे ख्याल में 2017 के बाद ही हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद ये मोमेंटम आ जाना बड़ी सरप्राइज है। और ऐसे हालात में तो ये दिखा रहा है कि हाई एंड के जो शेयर है वो तो मार्केट में फॉरेन फंड्स तो जफर साहब, एक वजह ये भी है कि इलेक्शन की है और मुल्क में जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल थी वो अब खत्म हो गई है। लेकिन आप समझते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों की गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल और मुसलसल सियासी उतार चढ़ाव ने भी मार्केट को डैमेज किया? ये बिल्कुल सियासी मामला एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे जैसे मुल्क में, जहाँ इकोनॉमी, सियासत और पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्री सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो वो जो है सियासी मामला थोड़े हल के तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा जो आपने क्वेश्चन, $1 मिलियन का क्वेश्चन है, वो यही है कि फरवरी में इलेक्शन कैसे होंगे, अच्छा, किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे, किस तरह लोग बाहर आएंगे, उसके वसवसे जो है, जो आपने पहला सवाल किया था कि भाई ये जो मार्केट थोड़ी स्टैंड स्टिल हो रही है, वो मेन वजह ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्योंकि नवंबर खत्म होने को आया है। अभी से कि इलेक्ट्रिक ने हमें बिल सब भेज दिए हैं और गैस की भी प्राइसेस बढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब फरवरी आएगा, दिसंबर अब 1 महीना रह गया है, जनवरी और उसके बाद फरवरी में वो किस तरह इलेक्शन होंगे, ये इतना बड़ा सवाल है कि अगर सियासी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो अब थोड़ी, लेकिन जब एक आम शहरी को समझाने के लिए जरा इस बात पर रोशनी डाल दें कि क्या स्टॉक मार्केट की मुतमईन कर देने वाली सूरत हाल से मुल्क में मजमूई तौर पर कारोबार को सहारा मिलता है, दीगर कारोबार की पोजीशन भी बेहतर हो जाती है? क्या ये कड़ियां आपस में मिलती हैं? ये कड़ियां नहीं मिलती हैं। अगर आप सच पूछो तो ये कड़ियां मिलती हैं कि जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, जो हमारे इंडेक्स में टॉप हैवी हैं, जो एनर्जी का सेक्टर है, जो फर्टिलाइजर का सेक्टर है, जो सीमेंट का सेक्टर है, उसके वजह से इंडेक्स बढ़ रहा है और ये एक फील गुड एलिमेंट का। छोटे कारोबार, महंगाई, उसको तो स्टॉक मार्केट अभी तक दिखा ही नहीं सक रहा। हाँ, जब मार्केटें खराब थी तो महंगाई पर उनका मार्केटों पर बड़ा असर था। और आप एक यकीन से मेरी बात सुन लीजिए ठंडे दिल से कि महंगाई खत्म नहीं होगी। ये
जो आया है अभी प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 42 पर है। आप सोचे 42% पर प्राइस इंडेक्स है, तो लोग है ना जब जाते हैं वेजिटेबल, कुछ फ्रूट, कुछ खरीदने, उनका हाथ पांव फूल जाते हैं। सही तो बात वो है। बच्चों को कहते हैं कि आज दुकान ही बंद हो गई। तो ये जो महंगाई ये खत्म नहीं होने की है। 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है और इसके पास खाने पीने की अशियाएं। अच्छा जफर साहब ने ये भी देखा है कि रुपए की वैल्यू बढ़ी, लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया, कुछ डॉलर्स आए, मगर सिर्फ 18-20 पैसे कमी हुई, और कमी तो इससे ज्यादा होना चाहिए थी। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि स्टॉक मार्केट की तेजी डॉलर की कदर पे भी असरअंदाज हो? ये 20 पैसा 30 पैसा जब से IMF यहाँ सेकंड ट्रांचे के लिए 70 करोड़ के डॉलर के लिए आए हैं, उन्होंने कहा आप सख्ती नहीं कर सकते, आप छोड़े उसको, फ्री फ्लोट करें। तो उसी टाइम पर ये स्पीड अप से अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। अब जब 70 करोड़ डॉलर आ गए तो 20, 30, 40 पैसा ये दिखा रहा है कि हम अभी भी अपने डॉलर रुपए की पैरिटी को स्टेबल नहीं कर सके। बहुत खतरा है। और अगर हम लोग जो बड़े उम्मीद थे कि इन्फ्लेशन, अगर ये कह रहे हैं कि कंट्रोल हो गई है, जबकि मैं नहीं समझता हूँ सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखकर, और यील्ड में भी थोड़ी थोड़ी कमी आई है, टी बिल्स में भी और PIB में। हम ये समझ रहे थे कि 2% जो है वो कम से कम सिंबॉलिकली 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। अगर डॉलर इसी तरह स्पीड से इधर ही रहा तो फिर ये इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में कम नहीं होगा। तो फिर जफर साहब, हमारी यही दुआ है कि चीजें जो हैं वो आगे बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ये जो सियासी इस्तेहकाम है, ये मुआशी इस्तेहकाम की भी एक वजह बनेगा। इंशाल्लाह चीजें और बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब जनाब हमें कुछ बात करनी है फिल्म नगरी की। आजकल मुदस्सिर मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों का बहुत रुझान है सिनेमेटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अच्छा, आप बच्चे कहाँ हैं? मैं समझे छोटे बच्चों की बात, स्टूडेंट्स की बात करें। स्टूडेंट्स की बात करें। आप खुद इतनी बड़ी नहीं है ना, अब ये बच्चे वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लोगों ने आपको कहना है कि शायद हाँ, तो ये अब ये कहें कि नौजवानों का बहुत रुझान है, तो बच्चों से आप फिर आंटी लगना शुरू हो जाएंगी, इसलिए वापस आते हैं। मुझे लगा आपने मुझे कहा है कि आप खुद अभी मतलब बच्ची हैं। चले खैर कोई बात नहीं, ये तो देखने वाली भी आपको बता सकते हैं कि आप बच्ची नहीं है। फिल्म बनानी है, मगर कैसे जनाब? बजट कितना हो, कंटेंट क्या हो? आज हमारे हर नए फिल्म मेकर्स कुछ यूनिक की तलाश में है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर शमून अब्बासी की कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें वो फिल्म मेकर्स को बहुत सारी टिप्स दे रहे हैं। मुदस्सिर, आपने देखी? बिल्कुल, और दूसरी बिल्कुल वो, और कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे। तो बैठे भी अगर शमून अब्बासी के साथ तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। दूसरी तरफ शमून की अपनी नई फिल्म 2.5 साल भी रिलीज के करीब है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी मूवी 9:30 पर रिलीज होगी, यानी अगले माह दिसंबर में। शमून अब्बासी आज हमारे गेस्ट भी हैं और हमें यकीन है कि वो हमें भी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने के टिप्स जरूर देंगे ताकि हम भी कुछ फिल्म मेकिंग में भी आ जाए ना। फिल्म मेकिंग अगर नहीं भी तो बंदा तज्जिया अच्छा कर लेता है ना, अगर नॉलेज हो तो नहीं, हमें शमून के साथ तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शमून अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शमून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये 2.5 साल, अगर जहां तक मुझे याद है ये मूवी तो बन गई थी, कुछ रुक गई थी, कुछ हर्डल्स थे, ये वाकई ये वही मूवी है ना? और ये अब कब आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। ये फिल्म एक तो ज़ाहिर कोरोना की वजह से आपको पता है बहुत सारी फिल्म हॉल्ट हो गई थी। ये फिल्म जो है वो 8 दिसंबर को आ रही है और काफी इस पे मेहनत हुई है। बहुत डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, हमारे तैमूर शिराजी ने, डॉक्टर इरफान अशरफ ने बहुत मेहनत की है और एक बड़ा बारीक जिसको कहते हैं सब्जेक्ट था जिसको लेकर चलना था, बट अल्टीमेटली इट्स कमिंग, इट्स अराइविंग। पाकिस्तान में फिल्म का एक अच्छा रिवाइवल हुआ कि बहुत से लोग जो फिल्म की तरफ नहीं थे वो फिल्म की तरफ भी आए और फिल्म मेकिंग की तरफ भी आए। शमून, आपने इससे पहले भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ ऐसी ही मूवीज़ दी हैं जिसको हम कहें कि एक्शन मूवीज़ हैं, ड्रामा है, स्टोरीज़ हैं। तो ये अब आप आजकल फिल्म सिखा भी रहे हैं, फिल्म पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, तो वाकई इस तरह रुझान पाकिस्तान में बन रहा है और एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल जी, और इस सारे प्रोसेस पे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो इस तरह मेहनत कर रहे हैं कि वो एकेडमीज जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस में जाके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेंटरशिप की कमी थी। मुझे जो समझ में आया वो ये था कि टीचर तो जरूरी होता है, लेकिन
टीचर के साथ साथ ना एक मेंटोर भी होना चाहिए। तो मुझे वो प्रॉब्लम महसूस होती थी ऑनलाइन कि कोई ऐसा शख्स जो कि आसान अल्फाज में इन बच्चों को गाइड कर सके। देखिए, जब हम बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजीज में बच्चों को फंसा देंगे और हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में फंसा देंगे ना, तो फिर माइंड उस तरह काम करने लगता है जैसे वो जिस तरह बच्चे स्कूल में जो है आपने देखा है कि एजुकेशनल सिस्टम्स भी अब फेल होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि बर्डन माइंड पे ज्यादा डाला जा रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं उर्दू में आसान अल्फाज में जो लैंग्वेज हमारी रोजाना की जो इस्तेमाल होती है उसमें मैं जरा टिप्स देना शुरू करूं। अच्छा, और अभी तो शुरू बात बताइएगा कि मैंने ये बहुत सारे बच्चों को देखा जो कि फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, ठीक है, बर्डन वाली बात एक अलग है कि कॉन्सेप्शनल स्टडीज उस तरीके से नहीं होती हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं फिल्म मेकिंग के लिए, बाहर के ममालिक का रुख करते हैं कि जी मैं वहां जाके सीखूंगा, वहां से डिग्री लाऊंगा। क्या वजह है? क्या वो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज नहीं हो रही, या हमारा पढ़ाने का अंदाज कुछ इस तरह का है कि वो कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा, या हमारी इंडस्ट्री के हालात जो पहले रहे हैं उसको देखते हुए बच्चों का भी है कि यहीं से नहीं बाहर से सीखेंगे? देखिए, एक तो आपको पता है हमें थोड़ा सा एक ये इशू भी है एज अ नेशन कि हर चीज हमें बाहर की चाहिए, हमें हर चीज इम्पोर्टेड चाहिए, हमें हर चीज जो है वो, एक तो ये इशू है ही। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि जो पढ़ाने का तरीका है वो असल में देखिए, फीस की जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि वो जो फीस है वो सालों चलती रहे, और बच्चा अगर जल्दी सीख के निकल गया तो फिर अब तो हम उस प्रोसेस में फंसे में, इस पे ज़ाहिर है बहुत लंबी डिबेट है, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन फीस का जो सिलसिला है वो उसमें। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम थ्योरीज में हमने बहुत ज्यादा बच्चों को फंसा दिया, हम रियलिटीज में बच्चों को नहीं ला रहे। ब्रिंग देम ऑन द ग्राउंड, उनको कैमरा दिया जाए, उनको एडिटिंग मशीन दी जाए, उनको लिखने का मौका दिया जाए, और फिर आप देखें कि वो गलतियां करें और उन गलतियों के बाद वो सीखें। जब तक वो करेंगे नहीं तो गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो वो सीख नहीं सकेंगे। बिल्कुल, ये जबरदस्त बात है आप फिल्म मेकिंग के। लेकिन आपकी ढाई चाल के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि 2 चालें, 3, 4, 5 चालें, क्यों ढाई चाल क्या है, और इस फिल्म में आप को वन लाइनर बताएं ना कि क्या आप स्टोरी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। बाकी तो लोग 8 दिसंबर को देखने जाएंगे। देखिए, ढाई चाल जो है ना वो ये तो शतरंज की जो साथ होती है, सही, उसका सही। एक ढाई चाल घोड़ा जो होता है ना, जी, बिल्कुल, और वो अनस्टॉपेबल होता है एक तरीके से। तो डायरेक्टर साहब का जो कॉन्सेप्ट था ढाई चाल का वो ये था, और स्टोरी बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकता हूं मैं आपको, ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन वो ये है कि एक इंडियन स्पाई जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त तहवील में है, जिसका नाम है कुलभूषण यादव, और की जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन हुई पाकिस्तान में, किस तरह वो क्या सोर्सेज होते हैं जो इस तरह के एजेंट्स या इस तरह की जो अनासिर हैं वो हमारे मुल्क में आते हैं और वो किस किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि इस तरह की फिल्में ना नॉलेज शेयर करने के लिए ज्यादा बनती हैं, किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं। आपने देखा होगा कि दूसरे ममालिक भी जो हैं वो इस तरह के जो केसेस हैं उनको डिस्कस करके उनको फिल्म पे फिल्म बनाते हैं। बिल्कुल, हॉलीवुड से भी हम देखते हैं किसने क्या किया था, किसकी क्या गलती थी। और डेफिनेटली हम पाकिस्तान में अगर फिल्म बना रहे हैं और पाकिस्तानी फिल्म बना रहे हैं तो हमें अपने मुल्क की दिफा करनी है, और दिफा करने का ये भी एक तरीक़ाकार है कि हम सच्चाइयां भी पेश करें। अब उसमें लोग कुछ जो है वो खफा होते हैं कि जी आप लोग इस तरह की फिल्म्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हर फिल्म मसाला फिल्म नहीं हो सकती, हमें रियलिटी बेस्ड फिल्में भी बनानी है जिन पे हमें नजरसानी की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा शमून, मैंने इस पे कास्ट जो देखी है उसमें बड़े वर्सटाइल एक्टर्स हैं। सिराज को एक तो मैंने देखा है जो अखंड भारत वाला डायलॉग बोल रहे हैं, और वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा है, मतलब बड़ा वो दबंग अंदाज में उन्होंने कहा है। इसके अलावा कास्ट में और कौन कौन है, और अपने किरदार के बारे में बताइए। कास्ट में जी बड़े मजे के लोग हैं। इसमें हुमायूं अशरफ साहब हैं, इसमें आयशा उमर है, इसमें हमारे बहुत मायनाज एक्टर थे जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, रशीद नाज साहब वो हैं, और सलीम महराज हैं, और इसमें अदनान शाह टीपू हैं, इसमें मैं हूँ, और काफी सारे और। आपका रोल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस तरह का है? आप बताइए क्या होना चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों आपको ज्यादा नेगेटिव रोल्स में देखा, इसलिए बड़े जच रहे होते हैं। मैं कुलभूषण यादव मैं ही बना। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन इतना कुलभूषण यादव को हमने उसमें रियल
पिक्चर्स में, वीडियो में देखा है, इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम कुलभूषण नहीं था जो शमून अब्बासी आप बने हैं। बिल्कुल मैंने कहा यार पड़ोसी मुल्क के लोग जो है ना नाराज ना हो जाएं कि किसी हमने अहले मेले से फिल्म करवा दिया, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूं। चलिए ये भी अच्छा है। वैसे आजकल के जो हालात है शमून, जरा मुझे बताएगा कि अक्सर हम देखते हैं हमारे पास कास्ट आती है तो बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। आपको तो किसी किस्म की हर्डल्स नहीं फेस करनी पड़ रही? देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं और जो सिनेमा के मसाइल हैं वो तो सबके लिए बराबर है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ सब फिल्म मेकर्स को, कि फिल्म अच्छी बनाइए, ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाती हैं। पब्लिसिटी भी खुद हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ भी फैलता है, खबरों में भी आप रहते हैं। बिल्कुल। हम बुरी फिल्में बना के उनको जब ज्यादा पब्लिसिटी देने की कोशिश करते हैं और वो फेल होती हैं, तो फिर हमारा दिल दुखता है कि यार हमने इतना पैसा लगाया और वो फिल्म नहीं चल सकी। तो असल बात है फिल्म पर ध्यान देना कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए। और अब अच्छी और बुरी फिल्म क्या होती है, ये बहुत लंबी डिबेट है, क्योंकि किसी के लिए कोई फिल्म अच्छी होती है, किसी के लिए कोई फिल्म अच्छी होती है। और ये बात तो आपको पता है कि अभी तक इंडिया भी सॉर्ट आउट नहीं कर सका कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी। ये बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन होता ये है कि वो नहीं चलती। तो ये एक हमेशा एक तरीके का बेट होता है, एक तरीके का जुआ होता है, जिससे मुझे लगता है कि इसको करते रहना असल बात है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि आप फिल्में बनाते चले जाएं। पाकिस्तान को इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि हर कैटेगरी की फिल्म को वो जो है ना सामने आने दें। डिस्ट्रीब्यूटर्स साहिबान से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि जो छोटी बजट की मूवीज हैं उन्हें इग्नोर ना करें और उन पर भी उतना ही ध्यान दें जितने बड़े बजट की मूवीज होती हैं, और उनकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग में भी उतना ही हिस्सा डालें जितना। और हर एक्टर को इंडिया में या हॉलीवुड में छोटे से छोटे एक्टर को भी स्टार बनाया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या पब्लिसिटी और मार्केटिंग कंपनी और एजेंसीज का होता है कि किसी भी एक्टर को हिट करवाया जाता है। वो लोग उसको नहीं जानते, ये काम मार्केटिंग का। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मुझे नहीं पता, पर्सनल ग्रजेस हैं लोगों के, अपनी लेजीनेस है, या शायद उस प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहे कि हमें अपने एक्टर्स को बड़ा करना है, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट, क्योंकि काम हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी अब सलीम महराज हो या अदनान शाह टीपू हो, हुमायूं अशरफ हो, आयशा उमर हो, और कितने भी एक्टर्स हो, उन्होंने कमाल काम किया, यानी इंटरनेशनल लेवल का काम हुआ है। तो फिर वो पब्लिसिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती, वो मार्केटिंग क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती? उसमें लोग कहते हैं जी पैसा हर चीज नहीं होती, स्ट्रेटेजिकल कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो स्ट्रेटेजी को लेकर भी चलना होता है। वो स्ट्रेटेजी हमारी लैकिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब स्ट्रेटेजी से भी पैसा बड़ा अच्छा आ जाता है। हमने बहुत सी आर्ट मूवीज देखी हैं जो बड़ी सुपर हिट रही हैं, चाहे वो हॉलीवुड में हो या फिर वो बॉलीवुड में भी हो। तो इसमें फिल्म बीनों के हवाले से आप क्या कहेंगे अपनी इस फिल्म से मुतालिक, जो अब 8 को आ रही है, तकरीबन चंद दिन ही अभी बाकी है, तो क्या कहेंगे सिनेमा की तरफ जो लोगों का रुझान है, कैसी फिल्म उनको ये मिलेगी देखने को? देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि बस उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। हमने पूरी मेहनत की, डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने, यानी तैमूर शिराजी ने, डॉक्टर इरफान अशरफ ने बड़ी डिटेल में इस फिल्म को बनाने की कोशिश की, और ये एक तरीके से उन सारी फिल्मों का जवाब भी था जो हम अपने खिलाफ सुनते रहते हैं, लेकिन हम कभी जवाब नहीं देते। वैसे तो नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्कों में आपस में ये जो एक्सचेंज है, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमने एक फिल्म आपके खिलाफ बनाई, फिर हम आपके खिलाफ एक फिल्म बनाए, तो ये चीज तो वैसे ही खत्म, ये बाउंड्रीज ही खत्म हो जानी चाहिए एक नफरतों की और एक दूसरे से जो है ना कंपटीशन करने की। बट समहाउ, बिकॉज आज भी मैं देखता हूँ कि अभी सलमान खान की फिल्म आई तो टाइगर 3 है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि जी चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ उसमें कोई बात की गई, तो फिर वो गदर अभी 2 आई थी, उसमें भी पाकिस्तान के, तो ये एलिमेंट चूंकि बिकता है, तो मैंने नोट किया कि फिर प्रोड्यूसर साहिबान या डायरेक्टर साहिबान जो है इस एलिमेंट को बेचने पर लग जाते हैं। और हमसाया मुल्क में तो ये खास एलिमेंट जो है वो सियासत से लेकर फिल्म तक हमने बहुत देखा है, वो बिक रहा है। लेकिन जो आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, रियलिटी बेस्ड चीजें वो होना चाहिए, तो जो रियलिटी थी वो बहरहाल आपने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। शमून अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और अब फिल्म आ रही है और इस फिल्म को देखने के लिए 2.5 साल अब आपने जाना है, और 8 दिसंबर को जनाब, क्योंकि भी चलेंगे। भाई देखिए, हम उधर से इतने स्ट्रेस के माहौल में ना, ये एक ठंडी हवा का झोंका होता है कि आप सिनेमा में जाएं और कुछ अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, पॉपकॉर्न खाएं, मूवी एंजॉय करें, तो क्यों नहीं इंशाल्लाह। अभी
बिल्कुल। अभी एक वक्फा लेते हैं जनाब, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमने स्टूडियो में एक बड़ी सी एक ट्रॉफी रखी हुई है और जनाब ये ट्रॉफी आप देख सकते हैं। मैंने खैर पहली दफ़ा इतनी बड़ी ट्रॉफी देखी है, मुदस्सिर देख चुके हैं कि पुराने आदमी हैं ये। अच्छा खैर बुरा नहीं बनाएगा। तो मेहमान हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मौजूद हैं। कहाँ से ये ट्रॉफी लेकर आए हैं, क्या इनकी पोजीशन रही है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमें जाना है प्रेडिक्शन की तरफ, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जनाब इरफान कामिल साहब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि आजकल सितारों की चाल क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। कामिल क्या है? कामिल क्या है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैरिश, खैरियत से हैं आप? जी अच्छा कामिल साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इलेक्शन के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। इनकार से पूछ लें कि भाई हमारी तैयारियां पूरी हैं, इंशाल्लाह वक्त पर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मैंने पहले भी अभी लास्ट प्रोग्राम जब किया था आप लोगों के साथ, तो उसमें भी मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि मुझे डिले होते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, ये मुझे टाइम पे नहीं, ऑलमोस्ट ये मार्च अप्रैल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगा शायद सितारों ने अपनी कोई पोजीशन तब्दील कर ली होगी, बदली हो और सितारे कह रहे हो कि एक हफ्ते में जहां लोग आपस में इलेक्शन के इत्तेहाद कर रहे हैं तो शायद इलेक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन ये डिले होते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन। हाँ, ये है कि जो अपनी जो वॉर चल रही है, ये जरूर मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये आपको 21 के बाद ये थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी, इंशाल्लाह की तरफ जाएगी। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा मैं थोड़ा सा इरफान साहब आपको बता दूं, ये मेरे साथ मुदस्सिर इकबाल अब हैं, अब माशाल्लाह ये मेरे साथ एज अ को एंकर प्रोग्राम की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसलिए इनको इनकी पिछली आपकी प्रेडिक्शंस का नहीं मालूम। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि मियां साहब कल पेशी थी उनकी और एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो रही है, इलेक्शन भी सर पर है। लग रहा है कि मियां साहब को अदालत से रिलीफ मिल जाएगा और जो उनका एक मकसद था इलेक्शन से पहले आने का वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। देखें, ये जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें और ये हमने पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि मैंने उनको कहा था कि अगर वो आएंगे तो 21 तक आ जाएंगे, वरना उसके बाद उनके लिए आना प्रॉब्लम होगा। अच्छा 21 को आ गए और आप ये देखिए कि उनकी कल जो पेशी थी, कल भी 21 थी तो उनकी पेशी थी। ओके, अच्छा अब सिलसिला ये है कि जो इनका जो आगे जो टाइम है, ये इनके पास ये जो अभी अगले जो 10 दिन है, इसके अंदर जरूर इनके लिए काफी सपोर्टिव हो सकते हैं ये 10 डेज, जिसमें कि इनको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा चले जी, आपकी प्रेडिक्शन हम रख लेते हैं। अगले 10 डेज में आप कह रहे हैं रिलीफ मिल सकता है, तो इसका मतलब है वो इलेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब खासे नाराज नजर आ रहे हैं और वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। तो बिलावल साहब के सितारे क्या कहते हैं कि वाकई इक़्तिदार का हुमा उनके सर सजेगा? बिलावल साहब का एक्चुअली जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं, जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं, जायचा कहते हैं, तो एक्चुअली ही इज इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन। वो शुरू से एक अच्छी पोजीशन में उनका जायचा और वो उनको बहुत सपोर्ट करता है हर जगह। लेकिन कहते हैं कि हर चीज के लिए एक टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये इलेक्शन जो कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि शायद ये डिले होंगे, अगर ये डिले होते हैं और ये इलेक्शन जाते हैं आफ्टर 21 ऑफ मार्च, यानी 21 मार्च के बाद अगर ये कंडक्ट होते हैं इलेक्शन, तो ये सपोर्ट करेंगे बिलावल साहब को, क्योंकि उनका मार्च बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, इस वजह से उनको सपोर्ट मिल सकती है अगर ये मार्च के बाद। लेकिन वो तो जल्दी इलेक्शन की बात हमेशा करते रहे। ये तो अल्लाह की तरफ से। तो आपसे अगर इरफान साहब वो राब्ता करते तो यकीनी तौर पर वो कहते मार्च के बाद ही होने चाहिए इलेक्शन। देखें, जो हम तो जो पोजीशंस देख रहे होते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं, उसमें फिर पर्सनैलिटीज होती हैं। लेकिन वही है कि अगर सब कुछ बिल्कुल क्लियर एंड फेयर हो तो बहुत सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, वरना नियतों के हाल तो फिर अल्लाह की जात जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, इससे पहले कि हम हॉरोस्कोप की तरफ जाएं, थोड़ा सा जरा साइफर केस में भी सुना है कुछ खान साहब को भी रिलीफ मिलने का इम्कान या जमानत का इम्कान पैदा हो गया है, वो इलेक्शंस में नजर आ रहे हैं? नहीं, उनका जरा सा मुझे वीक लग रही है चीजें। और जिस वक्त उनके साथ ये गवर्नमेंट का भी चल रहा था, तो मैंने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था कि उनके लिए जरा पोजीशन वीक है और अभी भी उनकी पोजीशन थोड़ी वीक साइड के ऊपर है, जो कि
अब अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके हक में भी बेहतर चलें करे, जी, जो क्यों सबके नहीं, लिए अब दुआ बिल्कुल, करते हैं। अच्छा, अब अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही, नए कैप्टन आ गए शान मसूद, बाबर आजम जी। के तो सितारे उनके शायद साथ नहीं दे पाए, तो अब अगले आने वाले वक्त में शान मसूद और पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर, क्या देख रहे हैं क्रिकेट में? अभी ये जिस पे जा रहे हैं ये टूर जो जी, ऑस्ट्रेलिया। अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है, ये इतना ज्यादा पाकिस्तान को फेवर नहीं करेगा। ये पाकिस्तान को कोई, अगर आप समझ रहे हैं कि कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे पाकिस्तान की सूरत हाल में क्रिकेट टीम, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, दिस टाइम इज ऑन वेरी मच वीक साइड। 14 दिसंबर को जाना है इरफान साहब, ये ज़हन में रखिएगा। जी मुझे पता है 14 दिसंबर को ये जा रहे हैं, तो 14 दिसंबर के बाद ये ऑनवर्ड फिर ये पूरा समझे कि सैटर्न का टाइम उधर ही होंगे, और ये कभी भी टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी पोजीशन वीक होगी उसमें। और हाँ, अलबत्ता जो आगे का जो एक सेगमेंट आ रहा है जिसके अंदर नॉमिनेट किया गया है शाहीन आफरीदी को, न्यूजीलैंड जो कि पीएसएल के लिए या वर्ल्ड कप के लिए किया गया गालिबन, T20 के कैप्टन है, और वो और उसके बाद आगे 2024 से, सही कह रहे हैं, वो T20 का वर्ल्ड कप T20 वाला जो जिस टाइम सिनेरियो में वो चीज आ रही है, वो जरूर सपोर्ट करेगी पाकिस्तान को, और इनफैक्ट वो शाहीन आफरीदी को भी सपोर्ट करेगी। चलें जी, अल्लाह करे चीजें सभी के हक में बेहतर हो। अच्छा इरफान साहब, होरोस्कोप क्या बता रहे हैं, क्योंकि जिनके स्टार्स हैं वो तो इस वक्त एरीज वाले सबसे पहले मुंतजिर हैं कि आप क्या बताते हैं? मैं पाइसेस से स्टार्ट लेता हूँ। चलें जी, आप पाइसेस से स्टार्ट लें। पाइसेस होता है, तो पाइसेस के लिए ये वीक, और आज 22 है, वेडनेसडे का दिन है, और हम इसको कंक्लूड करते हैं सिर्फ संडे तक, क्योंकि हमारा जो वीक स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली मंडे से। तो पाइसेस की अगर हम बात करते हैं, तो पाइसेस का मूड स्विंग बहुत अच्छे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है इस वक्त, उनकी जॉब वगैरह बहुत अच्छी है, तो पाइसेस ओवरऑल इन गुड कंडीशन। एरीज जो है, एरीज के लिए ये टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, इन टर्म्स ऑफ उनकी सोच बहुत ज़्यादा, घर की सोचें और काम की सोचें बहुत ज़्यादा हुई हैं, और उनको बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स अपनी वर्किंग साइड के ऊपर। वहाँ पे उनके लिए थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो बहुत केयरफुली, स्पेशली साइन करते वक्त कोई सही, ये टाइम साइन करने का नहीं है कि कोशिश करें कि उसको बहुत देखभाल के करें, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी एग्रीमेंट को। एरीज के बाद आप आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। जो टॉरस का साइन है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा होता है वीनस को, तो ये टाइम इनके लिए सिर्फ हेल्थ वाइज डिफिकल्ट है कि ये अपनी हेल्थ, और स्पेशली हेल्थ भी वो जो कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, और कई मेरे जानने वाले हैं उनको भी है, बट मैं ओवरऑल सबके लिए बात कर रहा हूँ टॉरस की, कि ये इस वक्त उनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन जरूर सदका करें, जरूर करें, तो इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बाकी ओवरऑल उनकी चीजें सेटल्ड हैं। उसके बाद जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज के लिए ये मंथ बहुत सपोर्ट कर रहा है, मंथ भी प्लस ये वीक भी, क्योंकि ये जुपिटर से रिलेट करता है ये वीक जो है, और जुपिटर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस वक्त जेमिनाइज को इन टर्म्स ऑफ उनको नए बिजनेस एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, उनको नई जॉब्स ऑफर हो सकती हैं, प्लस उनके लिए फैमिली वाइज बहुत अच्छा है, अगर वो शादी के लिए कोई प्रपोजल्स हैं वो फाइनल हो सकते हैं उनके। दिस इज पहली, वेरी दूसरी, गुड, तीसरी, किसी के लिए भी किसी के लिए भी बिल्कुल। जेमिनाई के बाद आपके पास कैंसर है। कैंसेरियंस के लिए टाइम है अब्रॉड ट्रैवल करने का। अगर उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग की है कि जिसके अंदर के वो ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, स्पेशली उनकी रिलीजियस जर्नी, जिसके लिए वो बहुत अरसे से ट्राई कर रहे थे, जाना सकते हैं, उम्रे पे जा सकते हैं वो, या ज़ियारतों पे जा सकते हैं। मेरा कैंसर है ना इरफान साहब, इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि आप उम्रे पे चले जाएं। हाँ, आप प्लानिंग कर सकते हैं, दिस इज वेरी राइट टाइम, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये प्लानिंग अल्लाह ने चाहा तो उस तकमील तक पहुंच सकती है। नहीं इरफान साहब, हमने छुट्टी नहीं देनी, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो हमारी तो दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर किसी को उस दर पे लेके जाए, और अल्लाह ताला सबके लिए वहाँ पे कामयाबी और कामरानी रखे। उसके बाद आपके पास कैंसेरियन के बाद जो साइन हमें फॉलो करता है दैट इज लियो, ठीक है।
लियोस के लिए ये टाइम मेडिकल कंडीशंस के लिए जरा सा डिफिकल्ट है। अच्छा। उनको चाहिए कि अपने मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करें, जरूर करें, क्योंकि इन दिनों में उनके जो लिपिड्स हैं, मींस कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हैं, जो हार्ट को रिलेट करते हैं, वो थोड़े से हाई साइड पर नजर आएंगे। तो उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम के लिए है ये चीज, बट उसको केयरफुल रहें उसके लिए। दूसरी चीज ये है कि वो अपने अगर बच्चों के मामले में कोई ऐसे स्टेप्स लेना चाह रहे हैं जिसमें उनकी एजुकेशन है, जिसमें उनकी कोई ऐसी चीजें हैं कि जिनको वो चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, उसको जरूर प्लान करें। दिस इज अ वेरी राइट टाइम फॉर प्लानिंग। उसके बाद आपके पास विर्गो आ जाता है। विर्गो का ये टाइम बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। अच्छा। ये कहते हैं ना, दो जगह आप सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। तो कोशिश करें कि इस टाइम को इसी तरह सेचुरेशन में गुजारें, कोई नई टास्क ना स्टार्ट करें, कोई नया काम ना स्टार्ट करें कि जिसके अंदर उनको जाके आगे कहीं डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। उसके लिए बेस्ट है कि ये वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन जरूर सदका करें, जरूर करें। अच्छा। तो इनकी ये चीज और दूसरी चीज ये कि इन दिनों कोशिश करें कि मास्क जरूर, विर्गोज एंड स्पेशली जेमिनाइज, ये दो साइन ऐसे हैं जो मरकरी से रिलेट करते हैं। आजकल क्योंकि स्मोक वेदर है जो लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा हुआ हुआ है और अब कराची के अंदर भी लिटिल बिट है, तो इन लोगों को सांस के मसाइल बहुत हो सकते हैं, जेमिनाइज को एंड विर्गोज को। कोशिश करें बाहर निकलें, मास्क वेयर करें, ज्यादातर वेजिटेबल्स खाएं, तो इनको ये चीज सपोर्ट करेगी। थोड़ा सा क्विकली कीजिएगा आप इरफान साहब, टाइम जो है कम है। विर्गोज के बाद आपके पास लिब्रा आ जाता है। लिब्रा इज ऑल गुड। लिब्रा की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल फ्रेश माइंडेड हैं, अपने जो काम करना चाहते हैं बहुत इजीली करें, बट नो चेंज, कोई चेंज ना करें किसी चीज में। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो आ जाता है। स्कॉर्पियन भी इस वक्त उनका तो मंथ है ये, क्योंकि जुपिटर के साथ बहुत जबरदस्त उसका कॉम्बिनेशन है, तो उसको जरूर आगे लेके चलें अपनी चीजों को। स्पेशली मीडिया के जो लोग हैं, जो स्कॉर्पियोज हैं, मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के लोगों के लिए दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू चेंज। आई मीन वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती हैं जिसको चेंज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ उनकी सही रहेगी, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है। स्कॉर्पियो के बाद आपके पास सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस का अपना मंथ है ये, क्योंकि जुपिटर से रिलेट करते हैं। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जरूर करें गोल्ड के अंदर, उनको बहुत फायदा होगा इस चीज के अंदर इस वक्त। प्लस ये कि उनकी इस वक्त मेंटली बहुत ज्यादा फ्रेश हैं, तो जो नए स्टेप्स लेना चाहते हैं, नए वेंचर्स में जाना चाहते हैं, जरूर जाएं, नई पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, जरूर जाएं। उसके बाद आपके पास कैप्रिकॉन आ जाता है। कैप्रिकॉनियन इस वक्त किसी तौर पर भी कोई नए चीजों की तरफ ना जाए। अच्छा। कोशिश करें, बिल्कुल स्टैंड करें, क्योंकि इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर वगैरह ये जरा एक हाई साइड पे हो सकता है, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा स्टेबल रहें। और वैसे ही बहुत रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने रिलीजन की तरफ जरा ज्यादा फोकस करें और दुआएं जरूर करें। इस टाइम पे दुआओं की कबूलियत है। एक्वेरियस, अगर कोई खाने का कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कुकिंग रिलेटेड कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, या कोई और ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जो फूड से रिलेटेड हो, तो ये इनको बहुत सपोर्ट करेगा। बाकी ये प्योरली सर्विस पर्सनालिटीज हैं, जॉब पर्सनालिटीज हैं, बिजनेस जरा करते हैं, तो चलें जी। सही, इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी स्टार्स के हवाले से बता दिया, समझा दिया। इंशाल्लाह इतवार तक का वक्त अब, लेकिन हमारे पास जो स्टार हैं वो सुपरस्टार हैं इस वक्त, और सुपरस्टार हैं हमारे पास इस वक्त एहसानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कारनामा है कि उन्होंने पिछले दिनों फिलिपीन में मुनक्किदा वर्ल्ड चैंपियन मार्शल क्यूकेशन कराटे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और दूसरी पोजीशन अपने नाम की। एहसानुल्लाह ने इस कामयाबी को मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम भी किया और अपनी जीत के बाद पाकिस्तान के साथ साथ फ़लस्तीन का परचम भी बुलंद किया। तो हमारे साथ इस वक्त एहसानुल्लाह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अपनी एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्रॉफी के साथ। एहसान, कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे? ठीक है। ये एहसान के सर्टिफिकेट जनाब, जी जनाब, और सर्टिफिकेट भी उसकी तरह बहुत लंबे चौड़े हैं, बड़े बड़े और ये हैं जो 75 kg में एहसानुल्लाह का ये सर्टिफिकेट किस चीज़ का है आपका? ये फर्स्ट सेकंड प्लेस का ये सेकंड प्लेस का है जी, कि जो सेकंड पोजीशन आपकी वो ये सेकंड प्लेस का है, ये सेकंड प्लेस का है। और ये आपका ये ब्रेकिंग का है। ब्रेकिंग होती है जिस तरह स्टोन्स होते या कोकोनट होता है, इस तरह ये लोग ब्रेक करते हैं, उस तरह ये लोग वुड देते हैं हमें। अच्छा। हाँ, तो उनको 3, 5 जितने भी आप ब्रेक कर सकते हो आप उनको ब्रेक करो। तो मैंने उन सब में से सबसे ज्यादा आपने ये देखिए जी, ये सर्टिफिकेट्स, ये देखिए
आप ये ज़बरदस्त किस्म के 2 सर्टिफिकेट हैं पूरे, और जबरदस्त एक साइड आपको पे इंग्लिश और ढेर एक सारी साइड पता नहीं कौन सी ज़बान लिखी बिल्कुल है। ये फिलिपीनी ये जैपनीज ये जो कराटे है जैपनीज कराटे सही। अच्छा जनाब जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएगा एहसान, मेरा ख्याल है कि आपने अलग से एक सीट बुक कराई होगी इस ट्रॉफी के लिए ना, ये सूटकेस में तो नहीं आ सकती। बिल्कुल, मैं बस सबको पता चल गया जहाज में कि ये लड़का जीत के आया है। जी जी बिल्कुल। अच्छा एहसान, कितने लोग आप लोग वहाँ गए थे और क्या था? हम पाकिस्तानी 2 लड़के गए थे। सबसे पहले तो हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि जाएंगे, कभी कैंसिल हो गया। फिर 11 नवंबर को हमारा मुकाबला था, तो हम यहाँ से 9 को निकले। पहले 5 को मैंने टिकट किया, सब कुछ वीज़े के मसले मसाइल बहुत सारे हो रहे थे, वीज़ा नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने वीज़ा दिया, फिर मैं 9 को मैंने अर्जेंट टिकट की। जब अर्जेंट टिकट की मैं 10 को वहाँ पहुँचा, 11 को मेरी चैंपियनशिप थी। तो ये आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ? नहीं, ये मैंने अपने मदद आपके तहत की है। स्पॉन्सर नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई बस मेरे जो वालिद थे, वो मतलब शौक रखते हैं। वो खुद वर्ल्ड में उन्होंने खुद 3rd प्लेस ली है। उनका वो क्या नाम था, ड्रीम था कि आप फर्स्ट इतने बड़े चैंपियन, स्पॉन्सरशिप नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आपके साथ नहीं है, ओलंपिक एसोसिएशन आपके साथ नहीं है, मतलब क्या? बस हमारी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स मैन है। अच्छा। मेरे चाचू है मौलादा चाचू, वो खुद स्पोर्ट्समैन है। उन्होंने खुद 55 की एज में आल सिंध विन किया बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा। हाँ, उनकी एज 55 एज है अभी, और उन्होंने आल सिंध विन किया। और फिर मेरे दूसरे चाचू है खुदादात खान, उन्होंने मिस्टर पाकिस्तान विन किया। वो मेरे गाइडलाइन भी है, मुझे डाइट हर चीज़ वही मुझे देते हैं। और मेरे वालिद जो है वो खुद वर्ल्ड में उन्होंने 3rd प्लेस ली है। अच्छा, ये आप क्यूकिशन कराटे, ये क्या चीज़ है, थोड़ा ये बताइए ना। क्यूकिशन कराटे जो होते हैं वो मतलब बहुत डैमेज गेम है ये। अच्छा। इस तरह नहीं है जिस तरह आप ताइक्वांडो देख लो, उसमें टच फाइट होती है। Exactly. इसमें टच फाइट नहीं होती है। इसमें आप नॉकआउट करोगे सामने वाले को, जब तक वो खुद नहीं बोले कि बस मुझे नहीं लड़ना, तब तक आप उसको हिट करते रहोगे। और इसमें मतलब एक राउंड नहीं होता, इसमें पूरी चैंपियनशिप होती है, पूरे ड्रॉज डलते हैं, जिसमें मेरी 5 फाइटें हुई। अच्छा, 5 फाइटें हुई। पहली मेरी कीनिया के साथ हुई थी, दूसरी मेरी सिंगापुर वाले के साथ हुई थी, तीसरी जो है मेरे सामने फिलिपाइनी आया था, उनका मशहूर फाइटर था। अच्छा जी, मतलब पूरे फिलिपाइन में उस जैसा फाइटर नहीं था, वो वही विन। तो उसको भी आपने हरा दिया? जी, उसको मैंने नॉकआउट किया पहले राउंड में। 5 आपकी फाइट्स हुई हैं, सबसे टफ किसके साथ? सबसे टफ मेरी हुई थी चाइना के साथ। अच्छा जी, बस चाइना के साथ हुई तो पहला राउंड इकावा की बराबर हुआ, दूसरे राउंड में उसको विन दे दिया। असल में रेफरी भी जो थे 2 इंडियन रेफरी बैठे हुए थे। ये तो फिर बस जब इंडियन बैठे तो पाकिस्तानी। तो तीसरे में क्या हुआ? तीसरे में उनको विन दे दिया। अच्छा, ये फाइनल था? जी, ये फाइनल था जी, ये फाइनल था। बस असल में हमारे पास वहाँ सपोर्ट नहीं था। जब आपके पास यहाँ सपोर्ट नहीं तो वहाँ कैसे सपोर्ट? बिल्कुल, यहाँ वहाँ तो ऐसा था कि बिल्कुल ना डॉक्टर था ना कोच था। मैं खुद डॉक्टर था, खुद कोच था, खुद अपने आप को चेक करता था, वॉशरूम जाता था पहले। अच्छा। फाइट की, वॉशरूम गया, वहाँ मैंने अपने आप को देखा कि कहीं लगी है बर्फ, टी पीट, ये सब कुछ कवर करके वापस पहली फाइट है जिसमें आपके डॉक्टर नहीं, कोच नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा। था, मैं अकेला था। अच्छा, टीम भी कोई पाकिस्तान से नहीं थी? नहीं, कोई टीम नहीं थी। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई टीम नहीं थी। ये अगर सपोर्ट नहीं है तो ये इतनी बड़ी ट्रॉफी में, ट्रॉफी को आपको देख ले, ये खड़े हो ना, आपको ये दिखाएं जी। ये तो जब आप पकड़ी होगी तो ये तो वैसे ही छत पे लग रही है। ये देखें, ये ट्रॉफी कितनी लंबी चौड़ी ट्रॉफी है। और ये ट्रॉफी जब आप वहाँ से ले रहे थे, कितने जख्म लग चुके थे उस वक्त आपको? उस वक्त तो बस हाथ मेरा पूरा डैमेज था, ये तो अभी सेट हुआ है। ये अभी तक ये बिल्कुल, ये बहुत सूज गया था। इस ट्रॉफी के पीछे जाहिर है आपकी एक मेहनत है। मैं चाहूंगी थोड़ा नाज़रीन को बताएं आपकी डाइट क्या थी, कितनी आप प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते थे? प्रैक्टिस ना मैं दिन को देखता था ना रात को देखता था। मैं रात की 3 बजे प्रैक्टिस कर रहा होता था, अब्बू के साथ बातों में था। अब्बू के साथ, अब्बू भी कराटे के चैंपियन? जी, मैंने उन्हीं को देख के, उन्होंने ही मुझे सिखाया, मैंने उन्हीं को देख के सीखना शुरू किया। मैं बहुत छोटी उम्र से मैंने सीखा। अब्बू जो थे मेरे 1998 में उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर मैं उनका टाइम कीपर होता था। अच्छा जी, मैं उनका टाइम कीपर इस तरह होता था कि जब भी वो चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे होते थे, मेरी एज 2-3 ईयर्स
होती होगी, मुझे खाली इतना बताते थे कि ये टाइम आप नोट करो, 3 मिनट 4 मिनट, तो फिर मैं बस उस टाइम को देखता था, मैं उनको गाइड कर रहा होता था टाइम। जी मेरे अपने डूजो हैं। तो मुझे ये बताइएगा, बच्चों का रुझान है इस गेम की तरफ? बिल्कुल बहुत है। अच्छा जी बहुत है। तो क्या करना चाहिए बच्चों को, मतलब घर में किस तरह से खुराक कैसी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए कि बच्चे इस किस्म की स्पोर्ट सीखें? खुराक तो बस आप जो है ना प्रोटीन इसमें प्रोटीन आपके मसल को मिलता है। अब मेरा जितना भी मैं अक्सर मैं प्रोटीन ज़्यादा लेता था, कार्ब जो हो कम, क्योंकि वेट उसमें वेट कैटेगरियाँ होती हैं। आपके वेट को देखा जाता है कि आप किस वेट पे लड़ रहे हैं ना, किस वेट पे आप लड़ोगे तो उसी वेट पे आप फाइट विन करनी होगी। आपने जो है ना उस वेट पे आपने आना होगा। इससे पहले आपने जो है प्रोटीन, कार्ब, ये आयरन, हर चीज़। तो ये तो बड़ी महंगी पूरी बिल्कुल ये स्पोर्ट्स बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। अब मेरे इसमें जो लगे 7 लाख रुपए लगे, मेरी अपनी जेब से लगे। अच्छा जी मुझे एक टिकट आपने डाली है इसमें? जी टिकट सब कुछ मेरे अपनी जेब से लगे। इसमें सिर्फ मुझे एक ज़ारा कंपनी है, अबू के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे 50,000 सपोर्ट किए कि 50,000 मैं आपको दूंगा खुशी से, तो बस उन्होंने दिए, बाकी सब जो है। एहसान ये बड़ा डीमोरलाइजिंग नहीं कि आपको पता है कि हुकूमती सरपरस्ती आपके साथ नहीं है, कोई बोर्ड आपके साथ नहीं है, कोई पैसे देने वाला नहीं है। बिल्कुल। और मैंने कई ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो फाइट से पहले बेचारे टिकट के लिए तरले कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि मिन्नत समाजत से हमें कुछ मिल जाए तो हम चले जाएं। असल में आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड में 2nd 3rd कोई प्लेस नहीं लाया है, सिर्फ मेरे वालिद लेके आए पूरे वर्ल्ड में 3rd प्लेस। एक मैं वाहिद बंदा हूँ जो मैं 2nd प्लेस लेके आया हूँ। पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई नहीं लेके आया। जब से ये गेम शुरू हुआ है, इस गेम के जो बानी थे शियान इनामुल्लाह खान उनका नाम है, उन्होंने ये गेम पाकिस्तान में स्टार्ट किया, उन्होंने बहरीन में भी स्टार्ट किया, बहुत से मुख्तलिफ ममालिकों में उन्होंने इनका रुझान बढ़ाया। तो उनके जो स्टूडेंट थे वो मेरे वालिद थे, फिर मैं अपने वालिद का स्टूडेंट था। आपने इसी गेम को चूज क्यों किया? जी ये गेम बस मुझे घर में देखिए। हाँ घर पे वालिद को हम देखते थे, बस वालिद के साथ। तो अभी आगे क्या गोल है? आगे इंशाल्लाह किक बॉक्सिंग में है। अब उसमें मेरा रुझान ज़्यादा है, क्योंकि अब इसमें मैंने एक अचीवमेंट ले ली है। अब मुझे किसी और गेम में मूव होना। तो ये सिमिलर हैं दोनों गेम? जी नहीं बहुत ही फ़र्क है इस गेम में। हाँ फाइनली कोई मैसेज जो कि आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से देना चाहें, कोई दरख्वास्त, कोई अपील? बस मुझे ये अपील करनी है कि आप जो हो यहाँ पर आप सपोर्ट करें। हमारे जो इदारे हैं वो सपोर्ट नहीं करते किसी भी स्पोर्ट्स को, और अपने मदद आपके तहत जाता है। बिल्कुल क्रिकेट को, सिर्फ क्रिकेट को करते हैं। क्रिकेट को तो दुनिया को पता है कि क्रिकेट को ही करते हैं। बस ये लोग सपोर्ट करें तो यहाँ से बहुत से चैंपियंस निकलेंगे। अच्छा, आप जब चैंपियन बन गए, चले गए, वापस पाकिस्तान आए, जी तब कोई आपसे राब्ता हुआ किसी? नहीं किसी का राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा बस अकेला ही जाए, अकेला जीत के नॉन था, अकेला। एयरपोर्ट पे कोई लेने में नहीं आया? बस एयरपोर्ट में मेरी फैमिली आई है। आपकी फैमिली तो आई और कोई बस वहाँ जो लोग थे उन्होंने तस्वीरें खींची मेरे साथ, बस और कोई नहीं आया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स मैन है। तो ये अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, पाकिस्तान की वहाँ बैठे हुए लोग साल से मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुद ही सहरिश मेहनत कर रहे होते हैं, खुद ही पैसा लगा रहे होते हैं। स्पॉन्सरशिप जो है पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज, नेशनल कंपनीज जो इतना पैसा इधर उधर लगा रही हैं, मेरा ख्याल है इस स्पोर्ट्स पर लगाया जाए तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल, और इनको ओनरशिप मिलनी चाहिए, इनको आप ओन करें, इनको सरपरस्ती देंगे और अच्छा खेलेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये अपील करते हैं अरबाब इख्तियार से कि प्लीज़ ये जो हमारे स्टार्स हैं इनको थोड़ा सा आप ओन करें, इनको स्पॉन्सर्स दें ताकि और अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया एहसान, आप तशरीफ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आज प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल और सहरिश को इजाज़त दीजिए। उम्मीद इस दुआ इस तवक्को के साथ कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो और पाकिस्तान के लिए आप कुछ न कुछ आज बेहतर करके आज का दिन गुजारें। बिल्कुल जनाब, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।